चलो देखो, अब इसीलिए बोल रहा हूँ सारी चीज छोड़ दो, अब अपना टॉपिक पे ध्यान देते हैं। केमिस्ट्री पे फोकस करो, जितना बढ़िया केमिस्ट्री देके आ सकते हो, मतलब बेस्ट एंड बेस्ट, बिल्कुल आप लोग पूरा प्रिपेयर करके जाओ, एक एक चीज प्रिपेयर करके जाओ। हालांकि केमिस्ट्री आप लोगों को ठीक प्रिपेयर है। और दूसरी बात मैं बताऊं, देखो अभी तक तो केमिस्ट्री में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन सीबीएसई की जो ये हरकत है ना, उसके बाद हम भरोसा नहीं कर सकते भाई कि क्या कुछ कर सकते हैं सीबीएसई वाले भाई, जब अलग अलग रीजन का इतना मुश्किल और ऐसे ऐसे पेपर सेट कर सकते हैं ना कि एक तो ज़मीन पर एक आसमान पे। तो भैया आप लोग मत भरोसा करिए, आप लोग सारा कुछ बहुत अच्छे से पढ़िए, लेकिन सारा कुछ का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री सिर्फ एनसीईआरटी होता है, ठीक है। हाँ, आप कुछ और क्या पढ़ोगे, केमिस्ट्री में कोई और सोर्स नहीं होता है, सिर्फ एनसीईआरटी करो, एक्सरसाइज करो, यही करके आ सकते हो। उसके बाद भी सीबीएसई कुछ फालतू दे रहा है, उसको कोई नहीं पकड़ सकता भाई, ठीक है। तो वो बेवकूफ़ी है, और कुछ नहीं हो सकता उसमें। आ जाओ सब बच्चे बोर्ड पर देखो भाई, देखो आप लोग से मेहनत कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। अब एक बड़ा ही थ्योरेटिकल चैप्टर आप लोग जानते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, बहुत थ्योरेटिकल है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप लोगों को याद भी करनी पड़ेंगी। वही है 70% समझने वाला है और 30% फिर भी लर्न करने वाला ही है, ठीक है। तो आओ देखो, इसके अंदर जो सबसे स्टार्ट मैंने चैप्टर किया था पहले भी, मैं आप लोगों को इन दो चीज़ों से स्टार्ट करता हूँ कि दो बड़े इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं, एक K2Cr2O7 और एक KMnO4। जनरल ट्रेंड तो यही है कि इनमें से कोई एक या दो रिएक्शंस आप लोगों को एग्जाम में मिलती है, ठीक है। जनरल ट्रेंड तो यही है भैया कि K2Cr2O7 या KMnO4 से ऑक्सीडाइजिंग की रिएक्शन आएगी या इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन आएगी, कुछ इस तरह का बनता है। तो शुरू करते हैं इसी से। पहला टॉपिक है हमारा आज का K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इसके लिए मैंने तुम लोगों को एक पैटर्न याद करवाया था, अगर आप लोगों को याद आ रहा तो। क्या क्या था वो पैटर्न, कि मैंने बोला था आयरन की आप लोगों को क्रोमाइट और लेनी है, आयरन क्रोमाइट और प्लस सोडियम कार्बोनेट होगा प्लस ऑक्सीजन, सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन, तो ये बनेगा सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट में एसिड डालेंगे, बनेगा सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट में KCl डालेंगे तो आप लोगों का बनेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो हमें चाहिए, ठीक। तो ये एक बेसिकली पैटर्न है जो आप लोगों को इसकी प्रिपरेशन के लिए याद रखना है। आपके एनसीईआरटी में 3 स्टेप में है, बट हम लोग इसको एक स्टेप में एज अ ट्रिक आप समझ सकते हैं, इसको हम याद कर लेते हैं भाई, ठीक है। कि भैया इसको डायरेक्टली अगर हम ऐसे याद कर लेंगे कि एक आयरन की क्रोमाइट और जब रिएक्ट करती है सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन से तो बनता है सोडियम क्रोमेट, फिर उसमें एसिड डालते तो बनता है सोडियम डाइक्रोमेट, और फिर सोडियम डाइक्रोमेट को हमें बनाना पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो फिर हम KCl लेते हैं और जो पोटेशियम होता है वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसको रिप्लेस कर देता है और बन जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। सही चीज़ है। अच्छा अभी पहले मैं समझा दूँ, फिर उसके बाद मैं एक थोड़ा और अच्छा इसमें से क्वेश्चन निकालता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे एक बात समझो भाई, आप मुझे पहले तो ये बताओ डाइक्रोमेट और क्रोमेट में फ़र्क क्या है, बताओ। डाइक्रोमेट क्या है, Cr2O7 2- और क्रोमेट क्या है, CrO4 2-। बच्चों ध्यान रखो, आयन से एक क्रोमेट आयन है और ये वाला हमारा डाइक्रोमेट आयन है। एक क्रोमेट आयन है, एक डाइक्रोमेट आयन है। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो इसकी निकालोगे तो x -8 बराबर -2, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बोलो, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। इसकी बोलो कितनी आएगी, इसकी भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। दोनों की ही ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही आएगी। बस आयन जैसे सल्फेट होता है SO4 2-, कार्बोनेट होता है CU3 2-, वैसे क्रोमेट है CrO4 2- और डाइक्रोमेट है Cr2O7 2-। ठीक है, इनके ऊपर चार्ज याद रखिए, -2 है, इनका स्पीशीज याद रखिए। अब क्या करना है, जैसे मान लो कि मैं आपको खुद बोल रहा हूं, मैंने यहाँ पे बोला सोडियम क्रोमेट है। यार एक बात हो, सोडियम क्रोमेट बनाएगा, सोडियम है और क्रोमेट क्या है बोलो, CrO4 है। अब आप आयंस क्रॉस करोगे तो ये +1 है और ये बोलो क्या है, -2 है। क्रॉस करोगे तो बोलो क्या बनेगा, Na2CrO4। क्या बनेगा, मतलब मेरा आपको बस ये कहना है कि आप लोग क्रॉस करके सोच पाएंगे ना कि भाई क्रोमेट का वैलेंसी -2 है, सोडियम का +1 है, तो क्रॉस करके ऐसे बनेगा। अब कुछ नहीं है, बस ये सीधा एक प्रिपरेशन है, 3 स्टेप की प्रिपरेशन है। कैसे याद रखोगे, आ जाओ। जैसे आयरन की क्रोमाइट और का फॉर्मूला यहां पर क्या है, Fe
Cr2O4, ये है आयरन की क्रोमाइट, और मतलब कि हमें क्रोमाइट या क्रोमियम जो नेचर में मिलता है सबसे पहले वो इसके थ्रू मिलता है, ठीक है। क्रोमेट जो हमें मिलता है वो आयरन के साथ रिएक्टिव मिलता है, ऐसी फॉर्म में मिलता है। अब इसका बस ध्यान रखना सब बच्चों को, हमने इसकी रिएक्शन किससे कराई, सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन से, और हमें क्या मिला, हमें मिला सोडियम क्रोमेट। क्या मिला? अब सोडियम क्रोमेट कैसे बने, खुद सोच लो ना, Na है और उसका -2 है, तो बोलो क्या आएगा, बोलो Na2Cr O4। मैं उसके बाद आप लोगों को कह रहा हूं कि यही चीज रिएक्ट करेगी, बोलो किससे, एसिड से, मतलब कि सोडियम क्रोमेट रिएक्ट करेगा, बोलो किससे, एसिड से। एसिड के लिए बस H+ लिख देना, तो इससे रिएक्ट करेगा तो बोलो क्या बनेगा, सोडियम डाइक्रोमेट। अब खुद क्रॉस करके देखो सोडियम डाइक्रोमेट कैसे बनेगा, डाइक्रोमेट में फिर -2 है, सोडियम में +1 है, बोलो क्या आएगा, Na2Cr2O7। और जब ये सोडियम डाइक्रोमेट रिएक्ट करेगा KCl से, तो पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम से, तो उसको रिप्लेस कर देगा, और बोलो क्या बनेगा, K2Cr2O7 प्लस में बोलो क्या, NaCl। दिस इज इट्स प्रिपरेशन मेथड। यहां पर एक जो साइड प्रोडक्ट है वो जो आप लोग याद कर सकते हैं, मेन जो चीज है ना वो ये है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस क्वेश्चन को वो या तो सिंपल ही पूछ लेगा कि राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट, या वो थोड़ा घुमाएगा तो क्या बोलेगा, कहेगा एक X और है कोई, वो रिएक्ट कर रही है सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन से, तब जाके सोडियम क्रोमेट बनता है। तो आपको आइडिया लग जाएगा वो किसकी बात कर रहा है। तो वो X और आपसे पूछता है, फिर यहाँ पर किसी को Y मिसिंग कर देगा, Y क्या है यहाँ पर, समझ में आ रही बात। तो XYZ करके वो आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार करता है। ये होता है प्रिपरेशन से क्वेश्चन। यहाँ आपको पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना आना चाहिए, ये हो जाएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं लग रहा। इसको 3 स्टेप में ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन है, क्योंकि हम सारी बात छोटी छोटी कर लेते हैं, ठीक है ना। CBSE को भरोसा नहीं है कुछ भी, कहीं से भी कुछ, लेकिन ये बहुत मतलब ऐसे है कि जनरली कभी आया नहीं है, लेकिन अगर पूछता है ना, कुछ 11th क्लास की P ब्लॉक की एक चीज़ है बड़ी सिंपल सी, वो कहता है कि सोडियम वाला ही क्यों बनाते, पहले डायरेक्टली पोटेशियम वाला क्यों नहीं बना लेते, यहाँ पोटेशियम क्रोमेट ले लेते। नहीं तो क्या हो गया, रिएक्ट हो जाएगा तो और बढ़िया बन जाएगा। देखिए सोडियम ना ज़्यादा सॉल्युबल होता है एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर, तो इजीली ना वो रिएक्ट करके यहाँ पर मतलब सॉल्युबिलिटी दिखाएगा। अगर कोई चीज़ सॉल्युबल नहीं होगी तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। पोटेशियम उतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता जितना ज़्यादा बोलो कौन होता है, सोडियम क्रोमेट वगैरह। सोडियम के कंपाउंड्स ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में एज कम्पेयर टू पोटेशियम। अब आप कहीं ज़्यादा सॉल्युबल से क्या होता है, सोचिए वो ज़्यादा सॉल्युबल अगर है ही नहीं पानी के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसलिए पहले पोटेशियम को नहीं लेते। तो बस इसका सिंपल सा एक रीजन होता है कि सोडियम कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन एक्वा सॉल्यूशन एज कंपेयर टू पोटेशियम, ठीक है, ठीक है, ये वाली बात है। लेकिन मेन बात आप ये वाली याद रखिए, मेन चीज़ तो यही है। समझ आया या नहीं आया? और ज़्यादा ना उस तरीके से प्रिपरेशन मत रखना बिल्कुल कि भी ये भी वो भी सारा कुछ देखे जा रहे हो इधर उधर से। आप मेन सबसे पहले अपना NCERT करो, जो आपने करा हुआ है सबसे पहले वही करो, ठीक है। क्योंकि उसके चक्कर में पता लगा तुम इधर उधर का पढ़ रहे हो, ये पेपर आ गया सारा कुछ NCERT से, फिर ये भी खराब करा है। समझ रहे बात को, कि NCERT वाला छूट गया, बाहर वाला पढ़ गया सारा सारा। तो सारा पहले वो पढ़ो जो पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ये आप लोगों का मुझे लगता है पोटेशियम डाइक्रोमेट डन है, डन है। इसके बाद इसकी आप लोगों को याद होगा, मैंने ना आप लोगों को क्या करवाई थी, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन करवाया था। जल्दी करते हैं इसको, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। भाई 1 या 2 नंबर बनता है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की रिएक्शन से। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एक्शन का मतलब क्या है कि भाई Cr2O7 2- इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मुझे बताओ जरा, जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को बोलो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और खुद को बोलो क्या करेगा, रिड्यूस। तो खुद को किसमें रिड्यूस कर, पहले ऑक्सीडाइज देख लेते हैं किसको किसमें करेगा। तो आयरन 2+ को बच्चों ये ऑक्सीडाइज करता है आयरन 3+ में। टिन का भी था, टिन 2+ को ऑक्सीडाइज करता है टिन 4+ में। टिन था ना इस वाले केस में। I- को ऑक्सीडाइज करता है I2 में। H2S को ऑक्सीडाइज करता है S में। एक बार देख लेना आप लोग, यही है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो है इसका बोलो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। ये है इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, कि दूसरों को किसमें ऑक्सीडाइज करता है। जब ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो कार्तिक खुद को बोलो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो खुद को किसमें रिड्यूस करेगा, Cr2O7 2- रिड्यूस इटसेल्फ टू Cr3+। आपके सर ये कैसा रिडक्शन, देखिए इसकी स्टेट बच्चों +6 थी, अब कितनी है बोलो, +3। तो रिडक्शन तो हुआ है, तनिश नहीं है बस में, +6 को +3 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और इन सब का बोलो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, 1 मार्क आता है वैसे। 1 मार्क का क्वेश्चन आपको कंप्लीट द रिएक्शन करके आएगा, ठीक है ना। 2 रिएक्शन भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है। क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसे आएगा, कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन। और रिएक्शन कैसे आएगी, Cr2O7 2- प्लस में Fe2+ प्लस में H+ और कहेगा कंप्लीट कर दो। सेम ऐसे सेकंड, Cr2O7 2- प्लस में I- प्लस में H+ कहेगा कंप्लीट कर दो। ऐसे ही चारों का है। तो कैसे करना होता है ये मैं समझा देता हूँ बस आप लोगों को। थोड़ा सा बैलेंसिंग तो याद होगा, मैंने क्लास में भी करवाया था।
हल्का सा बैलेंसिंग तो आप लोगों को याद होगा, नहीं याद? तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। आपको इस रिएक्शन के अंदर दो चीजें दिखी, एक तो दिखा डाइक्रोमेट, एक दिखा आयरन। आप लोगों को सिंपल सी बात है, आयरन को ऑक्सीडाइज करेगा आयरन 3+ में, हमने लिखा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है। Fe2+ को ऑक्सीडाइज करता है Fe3+ में, खुद को रिड्यूस करता है Cr3+ में। तो कैसे करना होता है, पहले वाला जो है आप लोग खुद सोचिए कि हमने बैलेंसिंग कैसे सीखी थी। हमने बोला था कि ये चीज अपने आप को रिड्यूस कर रही है, किसमें बोलो, और आयरन 2+ को ऑक्सीडाइज कर रही है आयरन 3+ में। कोई दिक्कत है? लिख दिया। हमें पता है इसको ये बनाएगी और खुद को ये बनाएगी। पहले हम थोड़ा सा ऐसे ही कर रहे थे, फिर मैंने बोला था मैं आपको डायरेक्ट भी सिखाया था कि डायरेक्ट कैसे करना है, एक स्टेप में हो जाएगा सारा कुछ, लेकिन पहले प्रोसेस को जान लेते हैं फिर से। तो मैंने बोला ये खुद को रिड्यूस करेगा Cr3+ में, आयरन 2+ को ऑक्सीडाइज करेगा आयरन 3+ में। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, सिर्फ वो छोटा टेबल याद करना है, आपको पता लग जाए कौन किस में ऑक्सीडाइज होने वाला है। अब इसके बाद आपको क्या करना होता है बच्चों, इस क्रोमियम का चार्ज सब बच्चे जानते हैं +6 है, उसका +3 है, इसका +2 है, उसका +3 है, चार्जेस आपको पता ही है। अब इस स्टेप पे आप हाफ ऑफ रिएक्शन में इसको बैलेंस करते हैं। हाफ ऑफ रिएक्शन में बैलेंस कैसे करना होता है, आपको ध्यान रखना है ऑक्सीजन को छोड़ के या हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट्स के नंबर भी बैलेंस होने चाहिए और चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, नंबर भी, और जैसे कि यहां पर 2 क्रोमियम और यहां पर कितना क्रोमियम है, 1। मैं आपको कौन सा मेथड सिखा रहा हूं पता है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और तो मुझे बताना जरा, 2 क्रोमियम है तो यहां पर कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से, हो गए क्रोमियम के नंबर बैलेंस। चार्ज बताओ, 1 क्रोमियम का +6 तो 2 का बोलो कितना, +12, 1 का +3 तो 2 का बोलो कितना, +6, +12 +6 +12 +6, कितने का अंतर है, 6 का। रिडक्शन में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में। लॉजिक है वैसे कि +12 जब लेफ्ट में होएगा और +6 राइट में होगा, तो आप किस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे आयुष? आप ऐसा नहीं राइट में 6 ऐड कर दोगे यार, राइट में 6 ऐड करोगे तो 6 और 6 12 आपको लगता है, लेकिन आपको नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। कैसे चार्ज होता है, वो तो 0 कर देगा इस राइट साइड को। तो 12 को 6 बनाया जा सकता है बाय एडिंग 6 इलेक्ट्रॉन, 12 को 6 बनाया जा सकता है बाय एडिंग। तो मेरा ये कहना है कि रिडक्शन में लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन साइड होंगे, यहाँ अच्छा सॉरी, ऊपर रिडक्शन है, नीचे बोलो क्या है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन कहां पर ऐड होंगे, मतलब लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे जितने का भी डिफरेंस है। अच्छा इधर बताओ, एक आयरन, नंबर बैलेंस है, चार्ज बैलेंस करो, +2 +3, कितने का अंतर है, 1 का। कार्तिक 1 का, तो 1 कहां पर आ जाएगा, राइट में आ जाएगा, क्योंकि +3 को +2 बनाने के लिए उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो बन जाएगा। नहीं आया समझ में? अब उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, बताओ बराबर कैसे करें? क्योंकि देखो यार एक सिंपल सी बात है, जो मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो वो 6 तभी तो लेगा जब ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा। समझ रहे बात को? तो ऐसे करके आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करनी, बताना कितना आएगा, 6 Fe2+ गिव राइज टू, बताओ कितना आया, 2 Cr और 6 Fe3+। ये तो हो जाता है, लेकिन इस स्टेप तक आपको पता है आपने ऑक्सीजन को बैलेंस। अरे अभी आपको लगेगा कि आप ये तो सर टाइम लगेगा इसमें। देखिए बात ऐसी है, आप अभी समझ रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। अभी इसको डायरेक्ट भी मैंने क्लास में करवाया था जब मैं बोल रहा था कि एक स्टेप में आ जाएगा, लेकिन पहले प्रोसेस समझ लोगे तब तुम्हें एक स्टेप में समझ में आएगा। ऑक्सीजन काउंट करो, 7 ऑक्सीजन का मतलब यहां पर कितने H2O आएंगे, जितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं उतने H2O, जितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं 7 कम पड़ रहे हैं 7 H2O डल गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। कितने हाइड्रोजन फालतू हो गए, 14 H+ डाल दो। 11th क्लास का बैलेंसिंग भी जिसको आता हो गया। तो ये रिएक्शन, इस वाले रिएक्शन का आंसर ये है, इस वाले रिएक्शन का आंसर ये है जो नीचे दिया हुआ है। समझ नहीं आया सर क्या है? सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपको बस पता होना चाहिए कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन किस में रिड्यूस हो रहा है। सेकंड वाला एक बार पकड़ते हैं जल्दी से। मुझे बताओ I- दिया हुआ है, आप क्या करोगे, आप बोलोगे Cr2O7, पहले चलो I- को लिख दो। I- किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है सब बच्चे बताओ, I2 में, और Cr2O7 2- किस में रिड्यूस हो रहा है बोलो। देखो जरा प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। मुझे पता है कि I- किस में रिड्यूस, किस में ऑक्सीडाइज होगा, I2 में लिखा हुआ है, और Cr2O7 2- खुद को रिड्यूस करेगा Cr3+ में, लिख दिया। इसके बाद आप उनको हाफ ऑफ करके बैलेंस करो। तो मैंने कहा भैया ध्यान से समझेंगे, ये तो आयोडीन पे -1 चार्ज है। अच्छा इस आयोडीन पे कितना चार्ज होगा, 0। भाई न्यूट्रल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि आप इसको आयोडीन को x मानोगे तो 2x = 0 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी पता है ना, ऐसे I2 O2 इन सब में 0 होता है, तो ये 0 स्टेट है। इसकी कितनी स्टेट है बोलो, +6, इसकी स्टेट बोलो कितनी, +3। चलो फटाफट से बताओ, यहां 2 क्रोमियम, वहां पर 1 क्रोमियम, तो पहले 2 कर दिया। अब चार्ज बैलेंस करो, 1 पे +6, 2 पे +12, 1 पे +3, 2 पे +6, +12 +6, +12 +6, कितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में ऐड होंगे, 6। रिडक्शन वाले में हमेशा लेफ्ट में, ऑक्सीडेशन वाले में हमेशा राइट में। इधर बताओ, 1 आयोडीन, वहां पर 2 आयोडीन, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आयोडीन नंबर बैलेंस हो गए, चार्ज बैलेंस करो, 1 पे -1, 2 पे -2, कितना बोलो, -2। इधर 1 पे 0, 2 पे भी 0, -2 0, कितने का अंतर है, 2 का। कितने का अंतर है, बस देख लो कितने यूनिट्स का अंतर है, उतना ही ऑक्सीडेशन में राइट में जोड़ दो। नितिन इधर
तो ये 2 है, ये 6 है। बताओ बराबर कैसे करोगे? इस ऊपर वाले को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? यहां से आएगा 6i माइनस बराबर में 2CR3 प्लस 3i2। हो गया? हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने तो क्या करोगे इस केस में? सिंपल है यार। तो अगर इसी केस के ऑक्सीजन बैलेंस करने तो आप लोग क्या बोलोगे? 7 ऑक्सीजन के लिए बोलो क्या डालोगे? 7H2O। 7 ऑक्सीजन के लिए आप लोग डालोगे बच्चों 7H2O और यहां पर क्या आएंगे? 14H प्लस। कोई दिक्कत है तो मुझे जल्दी से बताओ। पक्का समझ में आ रही है वाली चीज यहां तक? अब चाहे 10 2 हो चाहे आपका H2SO हो जाएगा। एक काम करते हैं, एक बार डायरेक्ट करके दिखा दूं कोई सा है ना, टिन वाला करके दिखाता हूं आप लोगों को। ढंग से सुनना, ढंग से सुनना जो बताने वाला हूं। आपको आया एग्जाम में 10 2 प्लस H प्लस, ऐसे आया। H प्लस की तो बिल्कुल लास्ट में सोचूंगा, मुझे पता है वो हाइड्रोजन बैलेंस करते वक्त आएगा। अगर तुमने ऊपर वाले 2 मेथड सीखे हैं ना तो मैं तुम्हें दिखाता हूं डायरेक्ट कैसे करना है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन। मैं भी H प्लस को भूल जाता हूं और देखता हूं कि कौन किसमें ऑक्सीडाइज, कौन किसमें रिड्यूस होगा। सब बच्चे बताओ मैंने क्या बता रखा तुम्हें? 10 2 प्लस किसमें जाएगा? 10 4 प्लस में जाएगा। लिख दिया? लिख दिया। Cr2O7 2 माइनस किसमें जाएगा? Cr3 प्लस में जाएगा। लिख दिया? ये तो आने ही है, वो उसमें रिड्यूस होगा और वो इसमें ऑक्सीडाइज। अब सोचना ये कि ये किससे मल्टीप्लाई होंगे, ये किससे मल्टीप्लाई होंगे, क्या नंबर्स आएंगे। तो सबसे पहले आप प्रोसेस समझिए क्या था बंसीगा। अगर यहाँ 2 क्रोमियम तो यहाँ पर भी कितने क्रोमियम करने पड़ेंगे? 2। जो पहला स्टेप था हमारा, जो हाफ फ्रैक्शन में बैलेंस करते हैं, पहले नंबर बैलेंस करते हैं, वो 2 क्रोमियम तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए? 2। तो मैंने 2 कर दिया। मैंने बोला यहाँ पर एक टिन है तो यहाँ पर भी एक टिन है, तो टिन बैलेंस है, नंबर बैलेंस है। नंबर अब बैलेंस करते हैं चार्ज, बस यही करना है। नंबर बैलेंस हो गए, नंबर बैलेंस हो गए। चार्ज देखो इस क्रोमियम पे कितना चार्ज है आपको ये तो पता होगा ना, +6 है। हाँ भाई प्रिंस, 2 पे कितना आएगा? +12। 2 पे कितना? अब इधर +12 और इधर बोलो कितना? +6। +12 और +6 मतलब कितने का अंतर है इन दोनों के बीच में? 6 का। आपको बस ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन इसके पेयर का और उसके पेयर का बराबर होना चाहिए। इसके पेयर का और उसके पेयर का क्या होना चाहिए? बराबर। गीतांजलि इन दोनों के बीच में कितने का लेन देन है? 6 का। अच्छा इन दोनों का देखते हैं, +2 से +4 कितने का लेन देन है? 2 का। 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ होगा। अब एक में 2 का लेन देन है, एक में 6 का लेन देन है। तो 2 के लेन देन को ही तो 6 का बना पाओगे 3 से मल्टीप्लाई करके। तो किसको 3 से मल्टीप्लाई करना है? टिन को। किसको बोलो? तो टिन वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जिन्होंने प्रोसेस समझ लिया था ना उनको पता लग रहा है, पकड़ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा हूं। नहीं आ रही बात समझ में? अगर मैं इसको हाफ ऑफ करके करता यशी का तो कैसे करता? मैं इसको भी लिखता और इसको भी लिखता। फिर मैं क्या करता? 2 क्रोमियम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करता। फिर मैं चार्ज बैलेंस करने के लिए करता, इसके इलेक्ट्रॉन दिखाता 6, उसके इलेक्ट्रॉन दिखाता 2, और फिर नीचे 2 वाले को मैं किससे मल्टीप्लाई करता? 3 से मल्टीप्लाई करता। समझ नहीं आया? नहीं आया समझ में? करके दिखाऊं उस तरीके से? तो मुझे बताना जरा, ये बैलेंस हो गया, चार्ज भी बैलेंस हो गया, नंबर भी बैलेंस हो गए। उसके बाद 7 ऑक्सीजन के लिए बोलो क्या डालोगे? और यहां पर क्या आएंगे? इसके लिए बहुत बेसिक आपको बहुत ही सिंपल सा बैलेंसिंग करना आना चाहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं इसके अंदर। सिंपल सी बैलेंसिंग करनी आती है ना, आप लोग निपटा दोगे इन क्वेश्चंस को। और ये मैं इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंटली बोल रहा हूँ आपको कराने के लिए कि इस पर ज़्यादा क्यों ध्यान देना। सिर्फ 4 रिएक्शन नहीं है, आपको पता है KMnO4 की भी 9-10 रिएक्शन है। 9-10 रिएक्शन वहाँ पर भी हैं। तो इसका मतलब 9-10 वो और लगभग 4 ये, तो लगभग 13-14 रिएक्शंस का एक सेट है। और ये 13-14 रिएक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए बैलेंसिंग पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब आ जाओ जल्दी से, अगर मान लो ये वाला भी हो, थोड़ा फिर से याद करते हैं। अरे बच्चों कौन सा था अगला केस? H2S और H प्लस डाल के देगा। अब सिंपल सी एक बात था मुझे सब बच्चे, इसका स्टेट बोलो कितना? +6। अच्छा सल्फर का स्टेट कितना? खुद सोचो ना कि सल्फर कैसे हुआ? ये तो 0 है। अरे अकेला बैठा है तो x बराबर में 0 है। ये वाला हाइड्रोजन का +2 होएगा, +x बराबर 0, तो बोलो कितना है? ये -2 है। ये सल्फर -2 है तो -2 से 0 हो रहा है। -2 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाजिया नहीं आ रही बात समझ में? सल्फर -2 से कहां जा रहा है? 0 जा रहा है। अब मुझे तुम सब बच्चे बताओ फटाफट से, ये सल्फर है -2, चलो बोलो ये खुद बनेगा Cr3 प्लस और H2S को बोलो क्या बनाएगा? S बनाएगा। तो इसका स्टेट बोलो कितना है? सबको पता है 0 है। 0 है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ कर लिख देते हैं। मुझे बताओ 2 क्रोमियम, पहले नंबर बैलेंस करते हैं। 2 क्रोमियम तो यहां पर कितना? 2। सल्फर 1 सल्फर 1 बैलेंस है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको बैलेंस नहीं करना उस स्टेप पे। इस स्टेप पे सिर्फ आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सब 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम 1 सल्फर 1 सल्फर। अब करेंगे चार्ज बैलेंस। मुझे बताओ क्रोमियम में कितने का लेन देन है? 1 पे +6, 2 पे +12, 1 पे +3, 2 पे +6, 6 का लेन देन है। कितने का? 6 का। सल्फर में देखते हैं -2 0, कितने का लेन देन? 2 का। 2 का। अब 2 के लेन देन को तो 6 का लेन देन बनाओगे कैसे? 3 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको 3 से कर देंगे, इसको 3 से कर देंगे, हो गया। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन काउंट करते हैं भैया। ऑक्सीजन कितने हो गए? 7। यहां पर एक भी नहीं है तो बोलो क्या आएगा? 7H2O। क्या आएगा? 7H2O की वजह से यहां पर 14H प्लस है और वहां पर ऑलरेडी 6H प्लस है, तो 8 ही H प्लस की कमी है। तो यहां पर क्या डाल देंगे? खत्म। मुश्किल लग रही है चीज?
ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसके बाद जो छोटी मोटी बात और आपको पता होनी चाहिए वो है जो ये हमने 2 आयंस पढ़े हैं, बस खत्म हो गया फिर ये वाली चीज। एक बार एनसीईआरटी दिखाने को बच्चा। इन दोनों आयंस के बीच में आप लोगों को डिफरेंस पता रहने चाहिए, लाइक इनके कलर का, इनके ऑक्सीजन स्टेट का, कि भाई आपको पता हो ये वाले का येलो कलर होता है, ये वाले का ऑरेंज कलर होता है। सुन लो बच्चों, क्रोमेट आयन CrO4 2- डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2-+6+6 के ऑक्सीजन स्टेट है, एक येलो है, एक ऑरेंज है। कभी बाई चांस इनमें से कुछ ना कुछ डिफरेंस पूछते हैं आप लोगों से। इसका जो स्ट्रक्चर है क्रोमेट का वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है, पूरे पे -2 चार्ज है, एक टेट्राहेड्रल यूनिट है, और इसके अंदर इसके अंदर 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं अगर बात करी जाए तो। ये है 2-, हालांकि ये एंगल भी 126 डिग्री का है। देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 2 टेट्राहेड्रल है, एक में 1 टेट्राहेड्रल यूनिट है। ध्यान से देखो तो इसके अंदर एक टेट्राहेड्रल पार्ट बन रहा है और इसके अंदर 2 टेट्राहेड्रल पार्ट्स बन रहे हैं, एक ये वाला भी और एक ये वाला भी। ठीक है, 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है। समझ आया या नहीं आया? क्लियर होगी वाली बात? तो आप लोग ऐसे आयंस को याद कर लीजिए, आप लोग इनका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन याद कर लीजिए कि कौन किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये तो आपको प्रिपरेशन तो याद करनी है। 3 चीज़ें, प्रिपरेशन मेथड, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, और जो 2 आयंस की बात हो रही है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका कलर, उनकी ऑक्सीजन स्टेट, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उनकी ज्योमेट्री क्या है। बस इतना पता है तो चल जाएगा इसमें से काम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट कराऊँ, KMnO4 पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट। पक्का देख लो एक बार, इसमें कोई डाउट हो तो नजर डाल लो इसके ऊपर। ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन मेन है, ये देख लो। हेलो, देख लो हो गया? अरे कोई डाउट है क्या? CBSE जाने भाई, तो पक्का तो भगवान ही जानते हैं, CBSE जानते हैं। पक्का तो भगवान ही CBSE जानते हैं भाई। भाई नेक्स्ट लिखो, पोटेशियम परमैंगनेट लिखो। अबे बहुत आंखें खराब हो गई हैं बहुत, अब पढ़ाते हुए आंखों में दर्द होने लग गया है। बस सही टाइम पे कर लिया, 2015 में पास आउट। एक क्लास ध्यान दो, पोटेशियम परमैंगनेट क्लास बोर्ड पे देखिए। सेम इसमें भी 3 चीजें होने वाली हैं, प्रिपरेशन होने वाली है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन होने वाली है, और 2 आयंस के बारे में बात होने वाली है, एक मैग्नेट आयन और एक परमैंगनेट आयन। ठीक है, तो यहां पर भी मैं पहले ना आप लोगों को डायरेक्टली पहले मैं आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एक्शन समझा रहा हूं, प्रिपरेशन को छोड़ के। प्रिपरेशन वाले पार्ट को दोबारा लिखेंगे यहां पर, ठीक है? आप लोग PDF से बाद में पढ़ भी सकते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, पहले ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, क्योंकि अभी हम रिसेंटली इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो मुझे बताओ KMnO फिर ऑक्सीडाइज करेगा चीजों को किस किस में? याद करो, KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन याद करो सब बच्चे, बताओ। आयरन 2+ को, कुछ चीजें सेम है, पहले वो लिख देता हूं। I- को, S2- को, अब कुछ बच्चे के S2- तो नहीं था वहां पर, अरे था, H2S को ही S2- दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद C2O4 2- ऑक्सलेट क्या बनेगा? CO2, NO2- और क्या था? SO3 2- से, किसको समझ नहीं आया ये बताओ, क्या बताया आपको? ये तो समझ में आ गया ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शंस लगेंगी। अरे ये तो समझ में आ गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शंस होने वाले। आयरन 2+, आयरन 3+, I- I2, S2- S, ऑक्सलेट CO2 बनेगा, NO2- NO3- और सल्फाइड जो है सल्फेट बनेगा। कोई दिक्कत इसके अंदर?
अब आप मुझे बताओ जब ये ऑक्सीडाइज होंगे तो खुद किस में रिड्यूस होगा, बताओ जरा। MnO4 माइनस किस में रिड्यूस होगा, Mn2 प्लस में। MnO4 माइनस किस में रिड्यूस होगा, Mn2 प्लस में। यहां तक बात समझ लीजिए कि किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को किस में रिड्यूस करेगा। तो इन सबको ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा। इस सब ये +7 स्टेट है, ये +2 स्टेट है। खुद का रिडक्शन समझ में आ गया। एक बार सबकी स्टेट देख लो बस, मुझे तुम ये बता दो 2 प्लस से 3 प्लस, इधर बताओ कितना है -1, इधर बोलो कितना आएगा 0, इधर -2, इधर कितना आएगा 0। देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है -2 से 0, -1 से 0, बढ़ रहा है सबका नंबर बढ़ेगा। अच्छा C2/2 माइनस में कार्बन का स्टेट बताओ, कार्बन का +3 निकाल के देख लो अगर किसी को लगता हो कार्बन का स्टेट 2x, 4 ऑक्सीजन का -8 बराबर -2, 2x बराबर में +6, x की वैल्यू +3। ध्यान से देख लो, इधर निकालोगे बोलो कितना आएगा +4, ध्यान देते चलो। इधर बोलो कितना आएगा -2 ऐसे निकाल लिया करो, तो इतना मतलब आपको आना चाहिए। x फिर 2 ऑक्सीजन का -4 बराबर -1, तो x -4 बराबर -1 कितना आएगा बोलो +3। इधर बताओ कितना आएगा +5 आएगा। इधर बताओ कितना आएगा x -6 बराबर -2, तो बोलो कितना आएगा +4 और ये वाला कितना आएगा +6। मतलब आपको बस स्ट्रेट पता होनी चाहिए ताकि आप लोग बैलेंसिंग इजीली कर सकें। डायरेक्ट कराओ बैलेंसिंग, डायरेक्ट कराओ ना। जैसे पहला देखो, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया MnO4 माइनस प्लस में आयरन 2 प्लस प्लस में H+, तो कैसे करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ H+ को लिखो ही मत, बाद में लिख लेंगे, ठीक है, वो देगा बस। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर यशिका मुझे बताओ आयरन 2 प्लस किस में ऑक्सीडाइज होगा। अरे आयरन 2 प्लस किस में ऑक्सीडाइज होगा, ये तो याद करके जाओगे ना। आयरन 2 प्लस किस में ऑक्सीडाइज होगा, आयरन 3 प्लस में। MnO4 माइनस किस में रिड्यूस होगा, Mn2 प्लस में। लिख दिया, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। इतना काम करने के बाद आपका काम है नंबर्स बैलेंस करना एंड देन उसके बाद चार्ज को बैलेंस करने के लिए कुछ नंबर मल्टीप्लाई होएगा ना। तो मैंने कहा नंबर बैलेंस करते हैं, एक Mn एक आयरन नंबर ऑलरेडी बैलेंस है, चार्ज बैलेंस करते हैं। इसके ऊपर सबको पता है +7 है, तो +7 से +2 कितने का लेन देन 5 का, +2 से +3 कितने का लेन देन 1 का, एक में 1 का लेन देन, एक में 5 का लेन देन। तो जो 1 का लेन देन उसको 5 बनाएंगे, तो बोलो कैसे इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहां मुश्किल है यार, बताओ मुश्किल है ये चीज। हो गया चार्ज बैलेंस नंबर बैलेंस, कुछ हमें हाफ ऑफ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया अनुराग, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ ऑक्सीजन कितने कम पड़ रहे हैं, 4 ऑक्सीजन का, मतलब बोलो क्या डालोगे, और कितने 8H+ आ जाएंगे। कहानी खत्म, ठीक है। एक और कराता हूं, 2 ट्राई करो, ठीक है। एक और कराता हूं, 2 ट्राई करो। ऑक्सीलेट करा दूं, थोड़ा सा लगे मुश्किल है, आ जाओ। क्लास MnO4 माइनस ऑक्सीलेट से जब रिएक्ट करेगा तो क्या क्या बनाएगा, चलो बोलो भाई क्या क्या बनेगा। एक तो सर CO2 बनेगा, क्या बनेगा, एक क्या बनेगा सर खुद का Mn2+। चलिए भाई, ये तो हमें पता है कौन क्या बनेगा, उसके बाद बैलेंसिंग ही मेन मैटर है। अब मुझे बताओ Mn1 नंबर बैलेंस है, नंबर बैलेंस पहले करने, 2 कार्बन 1 कार्बन। तो पहले क्या करेंगे, हो गया नंबर बैलेंस। अब करेंगे चार्ज बैलेंस। कैसे करेंगे सर, +7 +2 कितने का लेन देन, 5 का लेन देन। इधर +3 है कार्बन और उधर +4 है। अगर आप लिखना चाहते लिख सकते हैं, +3 है और वो वाला कितने का लेन देन, ध्यान देना है। एक पे +3, 2 पे +6, इधर +8, +6 से +8 कितने का लेन देन, 2 का। सर ध्यान रखेंगे नाजिया, इधर इसमें कितने का लेन देन, 2 का, उसमें कितने का लेन देन, 5 का। अब ना तो 2 के लेन देन को 5 बना सकता हूं कुछ मल्टीप्लाई करके, ना 5 वाले को 2 बना सकता हूं, दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए, इसीलिए केस करवा दिया है। नहीं आया समझ में भाई, इसमें लेन देन 5 का। सोचो किसी में 5 इलेक्ट्रॉन लिखे होते और किसी में 2 लिखे होते, बराबर कैसे करते, ऊपर वाले को 2 से, नीचे वाले को होती ना 5 वाले की सारी स्पीचेस 2 से मल्टीप्लाई होती है, 2 वाले की सारी 5 से होती। समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताना, जिसमें 5 का लेन देन है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, तो इन सब के आगे 2 आ जाएगा। और जिसमें 2 का लेन देन है वो किससे, 5 से, तो इसमें 5 आएगा, इसमें कितना आएगा बोलो, अरे बच्चों इसमें कितना आएगा 5, और जब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा 10, ये कितना बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, समझ ही नहीं आ रहा सर क्या बोले जा रहे हैं। उसके बाद मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, 8 और 20 28 ऑक्सीजन, यहां पर 20 ऑक्सीजन। बोलो कितने, बोलो 8 कम पड़ रहे हैं, 8 H2O, 16 हाइड्रोजन वहां पर ज्यादा हो गए, 16 H+। खत्म। मुश्किल लग रहा है, विद इन 30 सेकंड या विद इन 1 मिनट आप लोग कर जाएंगे अगर स्लो भी है तो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आप लोग 2 क्वेश्चन ट्राई कर लो, एक करके दिखा दो, जल्दी से करके दिखा दो। SO3 2- एक ये वाला करके दिखा दो। H+ दिया होगा बट उसको कंसिडरेशन में लास्ट में लेना है, बिल्कुल करो।
बस ये वाला पार्ट तो खत्म होने वाला है, जल्दी करो। हो गया? तो सिंपल से आंसर्स आएंगे, जरा बता दो कैसे करोगे। MnO4 माइनस को आप लोग क्या बोलोगे, Mn2 प्लस। SO3 2 माइनस को आप लोग क्या बोलोगे, SO4 2 माइनस। उसके बाद आपका काम क्या शुरू होगा, देखो H प्लस आपको कंफ्यूज करे तो उसको मत लिखना शुरू में, ठीक है, बैलेंस करते वक्त। अब Mn 1 सल्फर 1 बैलेंस है, नंबर बैलेंस है, चार्ज बैलेंस कर लो, चार्ज बैलेंस कर लो। ये +7 है, वो +2 है, ये आपको पता है, +4 है, वो +6 है ना। आपको लिखना हो लिख सकते हैं इस एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है इनको, ठीक है। आप सुनो बस ध्यान से, ये +7 से +2 बन रहा है, कितने का लेन देन, 5 का। इधर +4 से +6 2 का लेन देन। तो फिर मैं बता दी 2 को और 5 के लेन देन को बराबर कैसे करोगे। जहां पर 5 का लेन देन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जहां पर 2 का लेन देन है वहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो गए। ऑक्सीजन काउंट करो, 8 और 15 23 हो गए, और यहाँ 20 है, तो 3 ऑक्सीजन कम बढ़ रहे हैं, 3 H2O, 6 हाइड्रोजन फालतू हो गए, 6 H+। कितनी देर लगेगी यार इसको करने में, है ना। मतलब आप लोगों को प्रोसेस पता है तो सीधे सीधा निपटा दोगे इसको, क्लियर। इसके बाद मुझे बताना जरा, इसमें क्या करोगे, इसमें बताओ जरा। NO3- बनेगा और Mn2 प्लस बनेगा। मुझे बताओ सेम +7 से +2 कितने का लेन देन, 5 का। ये वाले का स्टेट कितना है बच्चों, +3, और ये वाले का स्टेट कितना है बोलो, +5। फिर 2 का लेन देन है, 5 का लेन देन है, तो 5 वाले को 2 से, 2 वाले को 5 से। फिर ऑक्सीजन काउंट कर लो, यहां पर है 10 और 8 18, और यहां 15, 3 H2O और बोलो क्या, 6 H+। अब मुझे लगता है कि अब तो बाकी के तो 2 बचे हुए हो ही जाएंगे, क्योंकि अब प्रोसेस समझ में आ चुका है, ठीक है कि नहीं। तो ये थे आप लोगों के पर मैग्नेट के ऑक्सीडाइजिंग एक्शंस, 6 ऑक्सीडाइजिंग एक्शंस हैं, आप लोगों को याद रखने, और याद आ जाएंगे बिकॉज ये सबकी स्टेट बढ़ रही है। तो आप दूसरा मॉलिक्यूल सोच सकते हो, C2O2- से क्या बनता होगा, CO2 बनता होगा। NO2- से अगला स्पीशीज हमें NO3- याद रहता है कुछ, आयरन 2+ से अगला आयरन 3+ ही होता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग याद करेंगे तो मेरे को लगता है बन जाएगी बात। उसके बाद ये जो सब कुछ था ना, ये था एसिडिक मीडियम में, ये था MnO4- इज अ ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एसिडिक मीडियम में ऐसा बिहेव करता है। चलो अगली सुनो, अगला है इन बेसिक मीडियम। अच्छा, बेसिक मीडियम भाई देखिए, जैसे ही बेसिक मीडियम आता है इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन भी चेंज हो जाता है। अर्चित ध्यान दो, 5 मिनट का बचा हुआ है, खत्म हो जाएगा ये वाला पार्ट। पर मैग्नेट और डाइक्रोमेट दोनों खत्म हो जाएंगे, फिर बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन बचते हैं, रिएक्शन पार्ट फिनिश हो जाएगा आप लोगों का ये वाला। तो भाई बात ऐसी है, आप लोगों का जो इसका बेसिक मीडियम में एक्शन होता है वो कैसा होता है कि पहली बात तो ये जब खुद को रिड्यूस करता है तो Mn2+ में नहीं है, MnO2 में करता है। अच्छा, जब ये अपने आप को ऐसे में करता है तो ये +7 से किस स्टेट में लेके आता है अपने आप को, +4। पहले +7 से कहां जा रहा था, +2, अब कहां जा रहा है, +7 से +4, ठीक है। दूसरी चीज, इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन क्या था, I- को क्या बनाता है, आयोडेट बनाता है, दैट इज IO3- बनाता है, IO3। और क्या था, और कौन कौन से 3 थी, एक SO3 2- होगा, H2O4, ठीक है, H2O3 2- को, H2O3 2- को ये कन्वर्ट करता है SO4 2- में, और एक Mn2+ को MnO2 में। क्लास बोर्ड पे देखिए, बस 3 ही है, 3 ही है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये। I- को करता है IO3-, ये इसका बोलो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। अच्छा, आप कहेंगे सर थोड़ी देर पहले आप पढ़ा रहे थे कि I- को I2 बनाएगा। देखिए, अगर एसिडिक मीडियम है तो I2 बनाएगा, अगर एसिडिक नहीं है तो बोलो क्या बनाएगा, IO3-। सही है। अब आपको सर मुझे कैसे पता लगेगा एसिडिक है या नहीं है, तो आपको वो रिएक्शन में ना दिस प्लस H+ लिख देगा। जैसे ही H+ लिखेगा एसिडिक है, और अगर H+ नहीं लिखा हुआ तो बेसिक है, नहीं लिखा हुआ तो
ऐसा नहीं कि OH माइनस लिखा हो, नहीं भी लिखा हुआ है तो भी आप क्या मानोगे उसको बेसिक। एसिडिक में वो H प्लस जरूर लिख के देता है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब ये इसका रिडक्शन है, वो उसका ऑक्सीडेशन है। चलो भाई करते एक बार, आ जाओ। उसने बोला कंप्लीट द रिएक्शन। बच्चों प्लीज बातें नहीं, क्वेश्चन आया MnO4 माइनस प्लस में I माइनस और ऐसे कंप्लीट करके बोल दिया। चलिए मैं एक आपको समझा देता हूं कि पूरा इसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। पहले प्रोसेस समझ लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन वगैरह कैसे बैलेंस होते हैं। तो स्टार्टिंग तो बिल्कुल वैसे ही करनी है क्वेश्चन की, स्टार्टिंग में कोई चेंज नहीं, सीधा एक में करा दूं एक स्टेप में। स्टार्टिंग में कोई चेंज मत करना, जो जिसमें होता है ऑक्सीडाइज, जो जिसमें रिड्यूस होता है वही करो बस। तो मैंने बोला I माइनस किसमें ऑक्सीडाइज होगा, बोलो IO3 माइनस, और ये किसमें रिड्यूस होगा, बोलो MnO2। अच्छा Mn में +4 स्टेट है, यहां पर बोलो कितनी, +7, इसके ऊपर -1, इसकी निकाल लो आयोड। एक बार IO3 माइनस की निकाल के बताना कितनी आएगी, x माइनस 6 बराबर -1। बच्चों ये +5 आएगी, +5 आएगी। अनामिका यहां पर ध्यान दो, +7 +4 हो गया, स्टेट लिख दिए मैंने, बस बता दिया कौन किसमें ऑक्सीडाइज हुआ, कौन किसमें रिड्यूस हुआ। अब मेन काम शुरू होता है। मुझे बताइए, नंबर बैलेंस करते हैं, एक Mn बैलेंस है, एक आयोडीन नंबर बैलेंस है, चार्ज तक सारा कुछ सेम चलता है, बस ऑक्सीजन जब बैलेंस करने होते हैं उसमें आप H2 डालते हो, यहां पर कुछ और होएगा भाई, ठीक है। तो मेरी बात को समझना, एक Mn +7 से +3 जा रहा है, कितने का लेन देन कर रहा है, 3 का, इस बार 3 का है भाई, +7 से +4 3 का। इधर बताओ -1 से +5 5 का लेन देन है, 6 का लेन देन, 6 का, -1 से +5 6 यूनिट्स है, -1 से 0 1 यूनिट होगी, और 0 के बाद 5 यूनिट तक 5 होगी, तो 6 यूनिट्स है। इधर 6 यूनिट्स है, इधर 3 यूनिट्स है, तो 3 वाले को 2 से, तो इसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। यहां तक आपका चार्ज, स्पीशीज सब कुछ हो चुका होता है, सिवाय बस किसके, ऑक्सीजन के। अच्छा बताओ, अगर यही क्वेश्चन एसिडिक मीडियम होगा तो आप क्या करते तुम लोग, तुम बोलते 8 ऑक्सीजन है, यहां पर 4 और 3 7 है, एक ऑक्सीजन राइट में कम पड़ रहा है, आप क्या करते, एक H2 डालते, क्या डालते, और उधर 2 H+ ज्यादा होने से बस यहां पर 2 H+ डालते, कहानी खत्म थी। यही करते, बस बेसिक मीडियम में आप H2s नहीं डालते। बेसिक मीडियम में H2s आप क्या करते हैं, जब एक ऑक्सीजन कम पड़ता है ना, एक ऑक्सीजन कम पड़ेगा तो एक OH माइनस डालोगे, अगर 5 ऑक्सीजन कम पड़ता है तो 5 OH माइनस डालते, क्योंकि जितने ऑक्सीजन कम उतने ही OH माइनस, क्योंकि हर OH में एक ऑक्सीजन है ही। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, OH के ऊपर जो माइनस है ना, पूरे पे माइनस है, ऐसा मत समझना H के ऊपर माइनस है, H तो अभी भी +1 ही है, ऑक्सीजन -2 हाइड्रोजन +1, तब जाके नेट शेल क्या बनता है, -1 बनता है। तो मुझे तुम बताओ, एक ऑक्सीजन कम था तो OH माइनस डाल दिया, ढंग से सुन लो ये बात, क्योंकि ये स्टेप थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। एक ऑक्सीजन कम तो मैंने क्या डाल दिया, OH माइनस। अब यहां पर एक H फालतू हो गया, कितना फालतू बोलो, तो एक H फालतू होने से मैंने यहां पर क्या डाल दिया, पेपर में भूल जाओ तो इतना जरूर कर देना, पेपर में भूल जाओ चीजें तो इतना जरूर कर देना। इसके बाद एक स्टेप और करना होता है हमें। अनुराग, ऑक्सीजन कम पड़ रहा था, OH डाला, एक हाइड्रोजन फालतू हुआ, H+ डाल दिया। लेकिन आप जानते हैं कि बेसिक मीडियम में H+ नहीं रखना चाहिए, वैसे बैलेंस हो चुका है, वैसे हो चुका है बैलेंस, ऑक्सीजन कम था ऑक्सीजन डाल दिया, हाइड्रोजन फालतू था हाइड्रोजन डाल दिया, बैलेंस हो चुका है। लेकिन दिक्कत क्या है कि मैं नहीं चाहता कि हमारे बेसिक मीडियम के रिएक्शन में H+ की मौजूदगी दिखे, तो हम लोग क्या करते हैं, H+ को कैसे हटा सकते हो, अगर H+ OH माइनस से रिएक्ट करे तो बोलो क्या बनता है, H2O, क्या बनता है। तो जितने भी H+ होते हैं मैं जानबूझकर उतने ही बोलो क्या डाल देता हूं, OH माइनस, ताकि मिलके ये बोलो क्या बना ले, H2O। लेकिन इसके डालने की वजह से मेरी चीज क्या होगी, अनबैलेंस्ड होगी वापस, तो उतनी ही चीज मैं दोबारा से राइट में भी डाल देता हूं। मतलब मान लो, दोबारा सुन लो, अगर ये 3 H+ होते तो इनको हटाने के लिए मैं यहां पर क्या डालता, 3 OH माइनस, क्या डालता 3, लेकिन वो 3 OH माइनस को अनबैलेंस कर देता रिएक्शन को वापस से, तो मैं 3 OH माइनस राइट में भी डाल देता, दोनों तरफ 3 OH माइनस डाल देता। नहीं है मेरे पास में, फाइनल आंसर इस रिएक्शन का बोलो क्या आ जाएगा, 2MnO4 माइनस प्लस में I माइनस प्लस में बराबर में 2MnO2 प्लस में IO3 माइनस प्लस में, अरे यार नहीं आ रहा समझ, पक्की बात है। चलो एक और करके दिखाओ, मान लो MnO4 माइनस है, प्लस में बातें नहीं, H2O3 2 माइनस है, बताओ कैसे करूंगा, जल्दी जल्दी बोलो। ये ऑक्सीडाइज होगा SO4 2 माइनस में, ये रिड्यूस होगा MnO2 में, इज दिस फाइन, हो गया। जल्दी से बताओ स्टेट्स का चेंज कैसे कैसा है, +7 से ये वाले का स्टेट का चेंज निकालो एक बार। अरे देखो 2x -6 बराबर -2, अरे ऐसे देख लिया करो, 2x -6 बराबर -2, -6 हो जाएगा +4 हो जाएगा, 2x बराबर +4 +2 आएगा, करके देख लो +2 ही आएगा, सल्फर +2 है, यहां पर +6 है। जल्दी बोलो कितने का चेंज आया, पहले तो 1 Mn 2 सल्फर 1 सल्फर, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस साइड बाय 2, क्लियर। चार्ज बैलेंस करते हैं, Mn +7 से +4 3 का चेंज है, +2 है एक पे, तो 2 पे कितना +4, एक पे +6 है, 2 पे +12, तो +4 से +12 8 का लेन देन, इसमें 8 का लेन देन, इसमें 3 का लेन देन, बराबर करा जाएगा 3 वाले को 8 से गुना करके
8 वाले को देख रहे हो कितना इजीली हम एनालाइज कर लेते हैं। इसको 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं है बात समझ में? कितना इजीली एनालाइज हो रही है चीज। अब बात करते हैं ऑक्सीजन बैलेंस करने की। तो कितने बोलो, 32 और 9 41, 24 और 16 40, 40 वहां 41 वहां, फिर एक ऑक्सीजन कम पड़ रहा है तो एक OH माइनस, उससे एक H फालतू हो गया, वहां पर H प्लस। चीजें बैलेंस हो चुकी हैं, लेकिन H प्लस को मैं रखना नहीं चाहता तो मैंने एक, ठीक है, ये 2 हो जाएगा और वहां पर H2 बन जाएगा। नहीं आया समझ में? कितनी रिएक्शंस हुई पता है आपको ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की? 4 तो क्रोमेट की हुई, डाइक्रोमेट की, सॉरी 4 डाइक्रोमेट की हुई और 6 इसकी एसिडिक की, 3 इसकी बेसिक की। तो 9 और 4 13 रिएक्शन सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एक्शंस के ऊपर है। समझ में आ रही बात? 13 रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एक्शन पे। लेकिन मैं आपको कुल मिला के बताऊं, सिर्फ याद तो करना है कि कौन किस में ऑक्सीडाइज होता है, बस इतना ही याद करना है। रिएक्शंस रटने की जरूरत आपको नहीं है। आपको बस पता हो Fe2+ क्या बनता है, Fe3+। आपको पता हो I- एसिडिक मीडियम में I2 ही बनता है, Tin2+, Tin4+ बनता है, S2- S बनता है। समझ में आ रही बात? अगर ये सब तुम्हें याद है तो फिर ये चीज़ें बन जाएंगी। और याद रखो कौन किस में रिड्यूस होता है, Cr2O7 2- रिड्यूस होता है Cr3+ में, MnO4- रिड्यूस होता है Mn2+ में अगर एसिडिक मीडियम हो, अदरवाइज रिड्यूस होता है MnO2 में। ऐसे याद हो जाएगा तो तुम्हें ये रिएक्शंस में से अगर क्वेश्चन आता है तो निकल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात है। 2 मिनट की चीज़ और इसके अंदर क्या है वो देखो। आपको इस पूरे टॉपिक के अंदर जैसे उधर 2 आयंस थे, यहाँ पर भी 2 आयंस है। जल्दी देखो, एक है परमैग्नेट आयन और एक है बच्चों, बातें नहीं, एक है मैग्नेट आयन। जो परमैग्नेट आयन है ना वो तो है MnO4-, बस ये फर्क है। एक पे है MnO4-, एक पे है MnO4-2-। ढंग से सुनना। इसको बुलाते हैं परमैग्नेट, उसको बुलाते हैं मैग्नेट। स्टेट निकालो इसकी कितनी आएगी, +7। इसकी स्टेट निकालो +6 आएगी। ये +7 ऑक्सीडेंट स्टेट कैरी करता है, ये +6 ऑक्सीडेंट स्टेट कैरी करता है। बात कर लो तो इसका कलर आपको पता है, ये पर्पल होता है, ये तो पढ़ा ही हुआ है। और ये वाले का कलर कैसा होता है बोलो, ग्रीन होता है। एक पर्पल है और एक बोलो क्या है, ग्रीन है। कोई डाउट है इसके अंदर? दूसरी बात, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, बातें नहीं भाई, तो 3 तो बना दो ऐसे करके डबल बॉन्ड और एक के ऊपर माइनस चार्ज, MnO4-। इसका कैसा बनेगा बोलो, सेम 2 पे डबल बॉन्ड और बाकी 2 पे माइनस चार्ज। ये बन गया भाई। तो स्ट्रक्चर है आपके पास, इनका कलर है, इनकी ऑक्सीडेंट स्टेट है, इनका फॉर्मूला है, इनका नाम है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये सब बातें आप लोगों को पता है तो ठीक ठाक चीजें बन जाएंगी यहाँ पर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? उसके बाद एक छोटी सी चीज और याद रखो, ये बात पीछे भी मेरे को बतानी थी, सुनो। मैग्नेट आयन जो है, फिर वही बात है, अगर हम मैग्नेट आयंस के अंदर जो ये मैग्नेट होती है, इसके अंदर आप लोग एसिड डालोगे तो ये पर मैग्नेट बन जाते हैं। तो इसका मतलब पर मैग्नेट में बेस डालोगे, इसका मतलब पर मैग्नेट में अगर बेस डालोगे तो वो क्या बन जाएंगे, मैग्नेट बन जाएंगे। सो मैग्नेट में एसिड डालोगे पर मैग्नेट में बेस डालोगे, बोलो क्या, मैग्नेट। उल्टा चलता है। सेम उधर भी ऐसा ही होता है, उधर भी ऐसा होता है। एक बार याद करो इसको, एक बार इसको याद करो, देखो जरा ध्यान से देखो इधर बंसिका, ध्यान से देखो। क्रोमेट में एसिड डालोगे डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट में बेस डालोगे तो बोलो क्या बनेगा, क्रोमेट। तो ये वाली चीज भी आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है। बोलो क्या है, दोबारा से देख लो। क्रोमेट क्या होता है, CrO4-2-। इसमें अगर आप लोग एसिड डालेंगे तो बोलो क्या बनेगा, डाइक्रोमेट। और डाइक्रोमेट के अंदर अगर आप लोग बेस डालोगे तो बोलो क्या बनेगा, क्रोमेट। क्या पता है इसको कहीं पर मेंशन कर रहा हो ये, तो क्रोमेट में एसिड डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट में बेस तो क्रोमेट। बस याद रखो, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनेगा एसिड डालने पे, तो उल्टा वाला अपने आप ही याद हो जाएगा। और मैग्नेट वाले में भी सेम है कि मैग्नेट के अंदर आप लोग क्या डालोगे, एसिड, तो पर मैग्नेट, और पर मैग्नेट में डालोगे बेस तो मैग्नेट बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या रह गया, प्रिपरेशन रह गया बस इसका। तो प्रिपरेशन को एक बार जल्दी से देखो, आ जाओ। इसका भी मैंने आप लोगों को ऐसे बोला था, आप लोग इस तरीके से याद करें, हालांकि थोड़ा सा याद करने वाला ज्यादा है यहां पर। मैग्नीज डाइऑक्साइड, याद आ रहा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड पाउडर था, दैट इज MnO2 पाउडर। चलो सीधा याद कर लो, MnO2 पाउडर। अरे हमने यूज करा है हेलोजेंस की टेस्टिंग में ये, ठीक है। उसके बाद आप लोग इसमें देते हैं KOH प्लस में। अब यहां पर देखना भाई, यहां पर क्या क्या लेते हैं, या तो आप लोग लोगे ऑक्सीजन या फिर आप लोग लोगे KNO3, मतलब दोनों में से कुछ भी दिया हो। हर्षित ध्यान दे ले, MnO2 में KOH डालेंगे
और KOH में O2 या KNO3 कुछ भी डाला हो, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो ये, तो आप लोगों का बनता है पहले मैग्नेट आयन। क्या बनता है? मैग्नेट आयन में जब एसिड डलता है तो बोलो क्या बनता है? हो गया प्रिपरेशन, बस यही है। तो रिएक्शन कैसे बनेगी इसकी? रिएक्शन ऐसी बनी, MnO2 ने, ऐसे आया क्वेश्चन, MnO2 ने KOH से रिएक्शन करा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बताओ क्या बन जाएगा सब बच्चे बोलो? MnO4 2-, MnO4 दैट इज मैग्नेट आयन, और जब ये MnO4 2- रिएक्ट करेगा बोलो किससे? एसिड से, तो मुझे बताओ जरा क्या बन जाएगा? पर मैग्नेट आयन, जो कि तुम बनाने जा रहे हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपको पता रहना चाहिए कि मैग्नीज ऑक्साइड ने KOH और उससे करा। आपके एनसीईआरटी में ये भी रिएक्शन है कि अगर मैग्नीज ऑक्साइड, ध्यान दो, मैग्नीज ऑक्साइड KOH प्लस में KNO3, वही बात आ गई, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर यही समझ लोगे तो। समझ में आ रही है बात? तो यहीं पर ही आप लोग डी ब्लॉक कवर कर लो, एक मेजर चैप्टर है जो आपको कवर हो जाएगा इनऑर्गेनिक का। पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में सब कुछ यहाँ पर बताया गया कि क्या किसको लिया गया है, किसको रिएक्ट कराया गया 3 स्टेप में, ठीक है। और ये आपको मैंने वो ट्रिक जो बताई है वो आप ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है, इसके मॉलिक्यूल्स हैं, सारा ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आपको पोटेशियम परमैंगनेट बताया गया जिसके बारे में भी यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। उसके बाद उसके कुछ रिएक्शंस हैं, उसके स्ट्रक्चर्स हैं, पढ़ लीजिएगा, एक बार नज़र डाल लीजिएगा, इसके सॉफ्ट PDF आपके पास होगा अगर हार्ड नहीं है अभी फिलहाल तो। और ये इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है, पढ़ सकते हो, सही है, ये बेसिक का है, क्लियर है। तो ये सारा का सारा आप लोग पढ़ सकते हैं। लास्ट का ये हमारा लगभग 22 पेजेस का PDF है, उस 22 के अंदर लगभग क्लियरली दिख रहा होगा आपको 14 के बाद सारा का सारा पार्ट हम कर चुके हैं। लगभग 14 पेजेस के बाद का सारा पार्ट हम लोग कर चुके हैं। 14 से लेकर 22 तक सारा डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक नहीं है इसके अंदर, आपको पता है, ठीक है। तो ध्यान दो, अब जो पिछला बचा हुआ है सारा थ्योरी है, ठीक है। एक बार हम क्लास में कर चुके हैं और बहुत अच्छे से कर चुके हैं इस चीज के ऊपर। हमने बहुत बार इन क्वेश्चंस को रिपीट किया था क्लास के अंदर। आप लोगों के क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं इधर कि आंसर कई होगी सेम ही होते हैं, है ना। तो जल्दी करते हैं, मुझे अंदाजा आ रहा है 14-15 क्वेश्चन है बस। अगर हमने आधे घंटे में 14-15 क्वेश्चन कर लिए तो ये खत्म हो जाएगी चीज। कल हम एफ ब्लॉक बनाएंगे प्लस इसकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो कल भी 2 घंटे की सिटिंग लगाएंगे और 2 घंटे के बाद फिर डी ब्लॉक बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। आ जाओ भाई, सबसे पहली चीज, इधर भाई हर्षित, देखो भाई, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं आप लोगों को पता है कहां पर हैं? बिल्कुल यहां पर है। जैसे कि मान लीजिए ये आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पता है ना, यहां पर हाइड्रोजन बैठा हुआ है। एक आइडिया होना बहुत जरूरी है कि पीरियोडिक टेबल में ये कैसे प्लेस्ड है। बच्चों बातें नहीं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और ये रही सीरीज। कुछ ऐसा ही पढ़ा है आप लोगों ने, यही पढ़ा है पीरियोडिक टेबल भाई अर्चित। कुछ इस तरह का पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर आपको पता है ये वाली सीरीज है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। एक आइडिया वापस से होना जरूरी है कि किसको हम पढ़ रहे हैं, कौन किस सीरीज में किस नाम से बुलाया जाता है, ये सब पता होना बहुत जरूरी है। तो ये वाली एक सीरीज है, उसके बाद आपको पता है ये सीरीज आएगी। ये पहला ग्रुप है, सॉरी पहला पीरियड है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है बच्चों, पांचवा है, छठा है और सातवां है। कुछ इस तरीके का केस है। याद आ रहा है? नहीं आ रहा? इसमें आपको पता है 3D1 से सीरीज शुरू होती है और 3D10 तक जाती है। जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता है वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर बोलो कितना है? 21 है। तो 21 का कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग कैसे लिखोगे? 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, क्योंकि आप लोगों को ये तो पता ही होगा ना, 1s 2s 2p, 3s 3p 3d। सुनते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, जानना जरूरी है यार। इसको शुरू करने से पहले एटलीस्ट आप लोगों को पता लग जाए कि हाँ क्या हम लोगों ने उस समय भी पढ़ा था। तो बताओ, पहले 1s में फिर 2s में, इसी ऑर्डर में भरे जाते हैं ऑर्बिटल्स। अरे ऑर्बिटल्स है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। तो मुझे बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाते हैं? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 12 हो गए, 3p में 6 गए, 18 हो गए, फिर 4s में 2 गए, कितने हो गए? 20, और इसका नंबर है 21, तो 21वां इलेक्ट्रॉन d में गया। यहां तक ये ऑर्गन है, बातें नहीं भाई। ऑर्गन 4s2 3d1,
तो स्कैंडियम होता है ऑर्गन 4s2 3d1। ऐसे ही टाइटेनियम जो हो जाएगा 22 एटॉमिक नंबर के साथ ऑर्गन 4s2 3d2। हाँ भाई 4s2 3d2। ऐसे ही करते करते जब तुम जिंक तक पहुंचोगे 30 नंबर पे तो आएगा ऑर्गन 4s2 3d10। जब तक डी ऑर्बिटल पूरा नहीं भरेगा वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डी ब्लॉक से बिलोंग करेंगे, बिकॉज जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है वो सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। लेकिन 3d के बाद इलेक्ट्रॉन्स वापस से किस में जाना शुरू करते हैं? सुन लो 3d के बाद वापस किस में जाना शुरू करते हैं? 4p में। कार्तिक बात मत कर। 4p में तो ये कौन सी सीरीज होगी बोलो? 4p वाली सीरीज होगी। 4p के बाद किस में जाएंगे? 5s में। तो ये कौन सी सीरीज होगी बोलो? 5s वाली, मतलब एस ब्लॉक हो गए। और फिर 5s के बाद किस में जाएंगे बोलो? 4d में। तो फिर दोबारा ये वाली सीरीज जो नेक्स्ट वाली सीरीज है बोलो कौन सी सीरीज होगी बोलो? 4d। 4d 1 से लेकर 4d, अब तो आपको आइडिया लगने लग गया वापस से 4d 10 तक। 4d के बाद किसकी बारी आएगी बोलो? 5p। दोबारा से p ब्लॉक के 6 एलिमेंट्स। फिर बोलो किसके आएंगे बोलो? 6s के 2 एलिमेंट। फिर 6s के बाद किसकी बारी आएगी? 4f की। ये इंपॉर्टेंट आ गया भाई। अब इसका मतलब छठे पीरियड से यहां पर बीच में देखना भाई 6s1 6s2। इसके बाद 5d नहीं आता बच्चों, पहले क्या आता है? 4f। तो 14 एलिमेंट्स यहां से जाते हैं बाहर, जिनको बोलो हम क्या बुलाते हैं? लेटर ऑन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बुलाते हैं? अरे यार याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ पढ़ा हुआ है पहले इस तरह का ना? तो मुझे बताओ यहां से कितने एलिमेंट्स बाहर चले जाते हैं? 14 एलिमेंट्स, जो कि 4f1 से लेकर बोलो कहां तक होते हैं? 4f14 तक। क्योंकि इस चैप्टर का ये भी हिस्सा है, कल हमें ये भी करना है। लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स वाली बात नहीं आ रही बात समझ में? तो 4f के 14 एलिमेंट्स बाहर गए, उसके बाद वापस से किसके आएंगे बोलो? 5d के। तो फिर से 5d 1 से लेकर बोलो क्या 5d 10 तक सीरीज चलती है। लेकिन आपको दिखेगा पीरियोडिक टेबल में यहां पर 14 एलिमेंट्स मिसिंग है। 14 एलिमेंट्स यहां पर मिसिंग है। 59 के बाद से 73 से शुरू कर रहे हैं। कुछ 14 एलिमेंट्स कहां चले गए? बाहर चले गए, बिकॉज उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में जा रहा था? एफ में। सो उनका बिहेवियर अलग था डी वालों से, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग थे, तो उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया। कोई भी एलिमेंट्स कैसा बिहेव करेगा ये उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं, मतलब कि जिसमें लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स कहां गए हैं, अरे वही तो रिएक्ट करते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में है तो वो एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में है तो सब एक जैसे बिहेव करते हैं, वो पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में है तो वो एक जैसे बिहेव करते हैं, वो डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। समझ में आ रही बात? तो इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन 14 एलिमेंट्स के एफ में थे, दे आर गोइंग इन द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ना। उसके बाद क्या? 5d भरा। 5d के बाद कौन आया? 6p आया। 6p 1 से लेकर फिर बोलो कौन आया? 7s 7s2। और फिर बोलो कौन आया 7s के बाद? 5f। तो फिर दोबारा से f के कितने एलिमेंट्स बच्चों? f के 14 एलिमेंट्स बाहर चले गए और उसके बाद 6d की सीरीज शुरू हुई, 6d 1 से लेकर 6d 10 तक। चलिए मैं कुछ बातें बोल देता हूं आप लोगों को जो बहुत जरूरी है। आपको याद रखना है ये डी सीरीज के एलिमेंट्स को जब बुलाएगा तो कुछ नाम से बुलाएगा। या तो इनको क्या बोलेगा? 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज, 6d सीरीज। 6d की तो बात ही नहीं करता वैसे। 3d 4d 5d सीरीज, ये बीच की 3 सीरीज है। 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज। या बोलेगा फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक, तो वो 3d है। सेकंड सीरीज ऑफ डी ब्लॉक 4d वाली सीरीज है, समझ रहे? थर्ड सीरीज ऑफ डी ब्लॉक दैट इज 5d वाली। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो नाम से बोले 3d 4d 5d वैसे समझ में आता है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड बोले तो पहली सीरीज 3d को बोलते हैं, दूसरी सीरीज इसको बोलते हैं, और तीसरी सीरीज इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो मुझे लग रहा है कि एक चीज का तो आइडिया लग गया है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां पर है, और उसमें से ही निकले हुए हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर होगी वाली बात? चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 3d सीरीज यहाँ से यहाँ तक शुरू होती है, स्कैंडियम से जिंक तक, ये वाले वाई से मतलब ये ट्रिबियम से कैडमियम हो जाती है। ठीक है, बाकी सबका ऐसे दिया हुआ है। क्लियर है? वो तो छोड़ दो। अब मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे आ जाओ। देखिए किन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। पहले जो बुकलेट के क्वेश्चन सारे वो निपटाते हैं जल्दी जल्दी, फिर हम कल करेंगे थोड़े से बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, हालांकि वही रिपीट होंगे पीछे की तरफ, बैक एक्सरसाइज में वही सब है तो, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो आज ये कर लेते जल्दी से। तो मुझे बताओ ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ उनको कंसिडर किया गया जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल था। अनुराग यहां पर मैंने क्या बोला? ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ उनको कंसिडर किया गया जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल था। जैसे मुझे तुम बताओ जरा, जिंक के पास कैसा है बोलो? 3d10 4s2 है भाई हर्ष, 4s2 3d10 जिंक के पास। अच्छा जिंक के नीचे बैठा हुआ है कैडमियम, यहां पर मरकरी बैठा हुआ है यहां पर, तो जिंक कैडमियम मरकरी, कैडमियम होगा 4d10 और मरकरी क्या होगा 5d10। जिन जिन के पास 3d10 4d10 5d10 मींस लास्ट मेंबर्स ऑफ 3d and 4d and 5d सीरीज, दे ऑल हैव देयर कंप्लीट ऑक्टेट। इन सबका ऑक्टेट बोलो क्या है? कंप्लीट है, फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल है। तो ये उस तरीके से रिएक्ट नहीं करते जैसे बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, तो इनको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं माना। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन बट जिंक इज नॉट। तो आप बोलोगे स्कैंडियम हैज अ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, एक ही इलेक्ट्रॉन था 3d में, एंड द जिंक हैज अ कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, दैट इज व्हाई जिंक इज नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट।
याद आने लग गया? अरे हमने बहुत अच्छे से करी थी चीजें, आप लोगों को कई बार रिपीट करवाई थी क्लास के अंदर, ठीक है। बात करें आगे, चलो उसके बाद यहां पर आ जाओ बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक। मैं आप लोगों को सीधा बताता हूं इस टॉपिक में क्या बताने की कोशिश करे जा रहा है। इस टॉपिक में ना दो बातें करी गई हैं, एक बात करी गई है मेल्टिंग पॉइंट की और एक बात करी गई है बच्चों इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की। ढंग से सुन लेना जो बता रहा हूं। हमने एक बड़ी ही स्पेशल चीज ऑब्जर्व करी इन एलिमेंट्स के अंदर कि मैं इस तरफ जाते हुए एटॉमिक नंबर बढ़ा रहा हूं और इस तरफ देख रहा हूं मेल्टिंग पॉइंट कैसा है। तो मैंने पाया कि जैसे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर सबसे पहले आएगा 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30। अरे एटॉमिक नंबर आगे बढ़ रहे हैं हर्ष, एटॉमिक नंबर आगे बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूं मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, तो पता लगा कि स्कैंडियम का अगर मेल्टिंग पॉइंट इतना है गीतांजलि, स्कैंडियम का इतना है, तो टाइटेनियम का उससे ज्यादा है, टाइटेनियम का उससे ज्यादा है। उसके बाद वेनेडियम का थोड़ा और ज्यादा है, क्रोमियम का थोड़ा और ज्यादा है, फिर मैग्नीज का थोड़ा सा नीचे आया था, हालांकि थोड़ा सा नीचे आया था इस तरीके से, फिर आयरन का है कुछ इस तरीके से, समझो मेरी बात को। फिर ऐसे ऐसे करके फिर दोबारा से कहां चला गया, नीचे। और ऐसा सिर्फ 3D सीरीज में नहीं हुआ, ऐसा सिर्फ 3D सीरीज में नहीं हुआ, ऐसा 4D सीरीज में भी हुआ और 5D सीरीज में भी हुआ। मींस इन एवरी सीरीज वी फाउंड दैट द मेल्टिंग पॉइंट बिकम मैक्सिमम एट द मिडल ऑफ द सीरीज। हर्षित यहां पर ध्यान दे ले, in every series, whether it is a 3D series or 4D series or 5D series, we found that the melting point is maximum at the middle of the series. Initial elements का melting point कम है और final elements का melting point कम है। नितिन क्या कारण हो सकता है इसका? तो आपको एक बात पता है, स्कैंडियम में 3D1 है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, टाइटेनियम में 2 है, वेनेडियम में 3, क्रोमियम में 4, मान सकते हैं मैग्नीशियम में 5, मैग्नीज में 5। लेकिन आयरन में 6 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं बट अनपेड 4 ही होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है बट अनपेड कितने? 4। कारण क्या? अरे सर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए अगर, तो 1 2 3 4 5 6, 4 ही तो बचे अनपेड। अब जिसके बाद 3D 7 होगा उसके पास कितने बचे? 3। जिसके बाद 3D 8 होगा उसके बाद 2 ही बचे, जिसके बाद 3D 9 उसके पास 1 बचा और जिसके पास कुछ नहीं, 3D 10 हो गया, पूरा फिर गया। मतलब क्या है सर, अनपेड इलेक्ट्रॉन से क्या होगा भाई? देखो जिसके पास जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन, जैसे मैग्नीज के पास 5 है और दूसरे मैग्नीज के पास भी 5 है, तो कहते हैं जब अनपेड होते हैं ना तो वो एक दूसरे से इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग बढ़िया बनाते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, कौन से ऑर्बिटल्स दूसरों के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेंगे, जो फुल फील्ड है या हाफ फील्ड है? अरे यार ये हाफ फील्ड है, दूसरे वाला भी सुन लो, दूसरे वाला भी हाफ फील्ड है, दूसरे वाला भी हाफ फील्ड है। अब ये एक दूसरे के साथ मर्ज होना चाहेंगे ताकि क्या हो जाए, बोलो फुलफिल्ड हो जाए एक तरीके से। तो जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेरे शब्दों को सुनिएगा, किसी भी एटम के पास जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतना बढ़िया एक दूसरे से इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन बना पाते हैं। जिसके कारण अगर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन बढ़िया होगा तो इनको तोड़ पाना, इनको अलग कर पाना, इनका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जब किसी सॉलिड को आप मेल्ट करते हो, मतलब एटम्स को अलग अलग करोगे, वो भी मुश्किल हो जाएगा। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? इंथैल्पी होता है कितना हीट लग रहा है किसी चीज को एटम्स में ब्रेक करने में, किसी चीज को एटम्स में ब्रेक करने में। अरे भैया मेरे पास मैग्नीज का वो है, तो मैग्नीज के एटम्स ऐसे रखे हुए हैं सॉलिड के अंदर, तो मुझे इसको मेल्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा, मुझे इसको एटमाइज करना, मतलब अलग अलग एटम्स को अलग अलग करना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल। अगर इनके पास ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है और इनकी इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन बोलो क्या है ज्यादा। तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं, बीच वालों का क्रोमियम मैग्नीज जैसों का ही क्यों मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा है? सिंस दे हैव more number of unpaired electron and hence they have a very strong interatomic interaction and hence they have a very higher boiling point, higher melting point and high enthalpy of atomization। नहीं है मेरी बात समझ में? अच्छा शुरू वालों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कम क्यों, बताओ जरा जल्दी जल्दी बोलो, खत्म हो जाएंगे 15 क्वेश्चन में, आपको बता रहा हूं। अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे ना नेक्स्ट आधे घंटे के लिए तो ये सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने क्लास में ये बहुत अच्छे से करा हुआ है, तो सब कुछ याद आने लग जाएगा आपको धीरे धीरे। तो मुझे बस तुम ये बताओ कि शुरू वालों के पास क्यों उतना बढ़िया मेल्टिंग पॉइंट नहीं है? क्योंकि शुरू वालों के पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है, इस कारण से उतनी स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। जिसके पास एक एक अनपेड है यार वो ऐसी बॉन्डिंग बनाएगा, नंदिनी, जिनके पास 2 है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो ऐसी बनाएगा, 3 वाला ऐसी, 4 वाला ऐसी, 5 वाला ऐसी। थोड़ा याद करिए इस तरीके से आप समझ जाएंगे। अच्छा भले ही आयरन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है लेकिन अनपेड कितने, बोलो 4। कोबाल्ट के पास 7 है लेकिन अनपेड कितने, फिर वही बात आती है 3 ही है। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना भी वो अनपेड कम कर देता है और कम इलेक्ट्रॉन तो अनपेड वैसे ही कम करेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आप बोलेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने बोला था आपको। ऐसे ही बोलेगा कि व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट इज मैक्सिमम इन द मिडल ऑफ एवरी सीरीज, या यूं भी बोल सकता है व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट इज लो फॉर द एक्सट्रीम एंड एलिमेंट्स। जो शुरू में है और एंड वाले हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है? तो कम क्यों बताना है? क्योंकि दे हैव लेसर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, सो दे हैव लेसर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन, और जिसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। बीच वालों का ऐसे मैक्सिमम हो जाएगा। नहीं है बस में सेम क्वेश्चन फॉर द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सेम क्वेश्चन फॉर द मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आ गया? यही सब इसके अंदर बताया गया है।
क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करें इस चैप्टर से, जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है वो ज्यादा बनाएं। इस पे इतना वो मत करें कि बिल्कुल एक एक लाइन पढ़नी है आपको। जितने ज्यादा डी ब्लॉक के क्वेश्चन बना लो। कहां से बनाओगे? बैक एक्सरसाइज से बनाओ। बैक एक्सरसाइज पूरी पूरी करनी है हमें, इंडेक्स करनी है, बुकलेट करनी है आप लोगों को। उसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर्स के अंदर एमटीजी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, वो आप कर लीजिए, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, थ्योरी सारी इसी में से निकल के आई थी पहले भी, ठीक है ना। तो आप लोगों को पढ़ लीजिए थ्योरी। इस लाइन टू लाइन जाने से बेटर क्या है, आप लोग क्वेश्चंस बना लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो दोनों समझ में आ गया आपको, दोनों के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक इन द आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन करके कुछ पढ़ा था। ये भाई बहुत जरूरी है, ढंग से सीख लीजिएगा, बिकॉज ये एफ ब्लॉक में भी काम आएगा। अभी तक के क्वेश्चंस क्लियर हैं? बताओ क्या क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी सुनो। व्हाई जिंक इज नॉट कंसिडर्ड अ ट्रांजिशन एलिमेंट, क्लियर है? व्हाई जिंक, कैडमियम, मरकरी इज नॉट कंसिडर्ड अ ट्रांजिशन एलिमेंट सिंस ऑल दे हैव अ कंप्लीट फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल। दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बोला? व्हाई मेल्टिंग पॉइंट इज मैक्सिमम इन द मिडल ऑफ द एवरी सीरीज, पता है सर? व्हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज मैक्सिमम फॉर द मिडल एलिमेंट्स। व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर फॉर द एक्सट्रीम एंड एलिमेंट्स। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? पक्की बात है। इसके बाद आ जाओ बच्चों फटाफट से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मैं कह रहा हूं ध्यान दे लिया ना, अभी खत्म हो जाएंगे सारे। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन याद है थोड़ा बहुत? क्या था आपने अगर अभी अभी इस सीरीज को समझा हो जो ये मैंने बताया था? मुझे एक बात बताओ, ये 4D सीरीज के एलिमेंट्स थे, इनसे पहले कौन सा ऑर्बिटल भरा गया? 5s। थोड़ा ध्यान देना। लेकिन जो 5D सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनसे पहले 6s भरा गया या 4f भरा गया? देख रहे हो, 5D वालों से पहले 4f भरा गया। 5D वालों से पहले, ये याद रहेगा, 4D वालों से पहले कौन? 5s, और 5D वालों से पहले कौन? 6s नहीं, बोलो कौन? 4f। कौन बोलेंगे? अब आपको सर क्या कहना चाह रहे हो, आइए समझाता हूं। आपको पता होना चाहिए कि देखिए किसी भी एटम के अंदर, ध्यान देना, बिल्कुल 5 मिनट की चीज है। किसी भी एटम के अंदर अंदर वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं, बाहर वाले ऑर्बिटल्स को बोलो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं बोलो? रिपेल। सुन लो, द रिपल्शन ऑफ, शील्डिंग का मतलब क्या है, जरा कौन बताएगा शील्डिंग का मतलब क्या है? द रिपल्शन ऑफ आउटर ऑर्बिटल्स बाय द इनर ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड शील्डिंग। सिंपल सा ये है कि जब बाहर के ऑर्बिटल्स को अंदर के ऑर्बिटल्स रिपेल करते हैं। क्यों करते हैं? अरे बाहर वालों में भी इलेक्ट्रॉन है, अंदर वालों में भी बोलो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को बोलो क्या करेगा? रिपेल। तो ये वाले बाहर वालों को क्या करते हैं? बोलो रिपेल। रिपेल करते हैं इसलिए ना, क्या होता है, वो वाले ना न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अट्रैक्शन महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि सबसे बाहर वाला जो है ना, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्यों महसूस नहीं कर पा रहा? बिकॉज अंदर वाले उसको पास आने ही नहीं दे रहे, उसको रिपेल कर रहे हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं शील्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? अभी जो शील्डिंग होती है ना, सबसे ज्यादा शील्डिंग कौन करता है? ध्यान रखना, एस, उससे पी, फिर डी और फिर एफ। मतलब ये वाला जो होता है ना, सबसे पुअर शील्डर होता है। पुअर शील्डर का मतलब होता है कि भैया अगर एफ अंदर हुआ ना, तो ये बाहर वालों को उतना परेशान नहीं करता, उनको उतना रिपेल नहीं करता। अब इसी बात का फायदा देखिए कैसे उठेगा। यहां पर ध्यान दीजिए भाई, ए क्लास, आप मुझे बताओ, यहां पर 3D सीरीज है, 3D सीरीज है, बातें नहीं, पूरा बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुन लो। घर पे भी आपको नहीं तो पढ़ना पड़ेगा। ये 4D1 से लेके 4D10 है। 4D से पहले कौन भरा गया है बोलो? 5s1 और 5s2। समझ रहे हो ना इतना बच्चों? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 5D से पहले 14 एलिमेंट जो हैं, 14 एलिमेंट जो है वो किसमें गए हैं? 4f में। किसमें गए बोलो? यहां पर 14 एलिमेंट्स 4f सीरीज में गए हैं। मतलब कि अगर मैं बात करूं 4D सीरीज की, तो 4D सीरीज में मान लो आउटर ऑर्बिटल कौन सा है? ढंग से सुनना, आप जो बता रहा हूं, आप ढंग से सुनना। आउटर ऑर्बिटल मान लो 4D सीरीज का, बोलो क्या है? 4D। जस्ट इसके पीछे कौन बैठा हुआ है? 5s। और s वाला एक बहुत ही बढ़िया, बोलो क्या है? शील्ड करता है। मतलब बाहर वालों को बढ़िया घासा है, बोलो क्या करता है? रिपेल करता है। सोचो इसने रिपेल करा, जिसके कारण उसका कुछ साइज है, इसका कुछ साइज है। रिपेल करा ना, मतलब 4D को वो कॉन्टेक्ट में आने नहीं दे रहा। आशुतोष, 4D सीरीज से पहले किसको भरा गया? 5s को। और 5s कैसा ऑर्बिटल है बता जरा? एक अच्छा शील्ड करने वाला ऑर्बिटल है। तो ये इसको रिपेल कर रहे हैं 4D वाले को, और उसका एक साइज मेंटेन हो रखा है कि भैया इतना साइज है। लेकिन अभी एक बार 5D वाले को ऑब्जर्व करो, 5D वाले को ऑब्जर्व करो, ध्यान देना। आउटर शेल किसकी होगी? 5D की। लेकिन उससे पहले कौन होगा? अरे यार, और 4f आप सब जानते हैं एक पुअर शील्डर है, बाहर वालों को उतना रिपेल, अगर रिपेल नहीं करेगा तो क्या आपको नहीं लगता कि 5D जो है वो न्यूक्लियस की पकड़ में आने लगेगा, जिसके कारण इसका साइज बोलो क्या होने लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअली में मेन क्वेश्चन क्या है ना, वो सुन लीजिए आशीष। यहां पर एक जिरकोनियम है और यहां पर हाफमोनियम है।
आपको पता होना चाहिए कि जिरकोनियम और हाफमोनियम के साइज की बात करिए, जिरकोनियम ऊपर है और हाफमोनियम नीचे है, तो ऑब्वियसली बात है हाफमोनियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो जिरकोनियम से लगभग 32 यूनिट ज्यादा है, 32 यूनिट ज्यादा है, मतलब कि अगर उसका 100 है तो उसका 132 है। और ऑब्वियसली बात है हाफमोनियम का साइज जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, बिकॉज इट कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन्स, इट कंटेन्स मोर ऑर्बिटल्स, तो हाफमोनियम का साइज बड़ा होना चाहिए। लेकिन पता है क्या मिला, इसका साइज हमें मिला 159, सॉरी इसका 160 मिला और इसका हमें कितना मिला 159, इवन 1 पिकोमीटर छोटा मिल गया। ऐसा क्यों है, अब सवाल सुन लीजिएगा, मेन सवाल आने वाला है, ऐसा क्यों है कि 4D सीरीज के एलिमेंट्स का जो साइज है 5D सीरीज के एलिमेंट्स का भी साइज अप्रोक्सीमेटली वही है, कोई ज्यादा नहीं बड़ा और कोई कम भी नहीं हुआ, मतलब उतना ही है लगभग। अब ऐसा क्यों है कि इन सीरीज का और इस सीरीज के एलिमेंट्स का साइज लगभग बराबर है, कारण क्या है? तो आप बोलेंगे सर 4D सीरीज का साइज तो अपने कारण से जैसा भी है, 5s ने कुछ रिपेल करा और इतना साइज मेंटेन कर लिया। मान लो ये 160 पिकोमीटर का, कितने बोलो, सपोज करते इसका साइज एक्चुअली में 180 रहा होगा, कितना रहा होगा बोलो, 5D बाहर रहा होगा, 4F अंदर रहा होगा, लेकिन भैया एक कॉन्ट्रैक्शन होगी यहां पर। क्या कॉन्ट्रैक्शन? क्योंकि इसके आउटर ऑर्बिटल से पहले कौन बैठा था, 4F, और 4F कैसा शिल्डर है, पुअर, तो ये बिल्कुल शील्ड ही नहीं कर रहा बाहर वालों को, जिसके कारण बाहर वाले न्यूक्लियस की बोलो क्या आगे पकड़ में आ गए, तो वो साइज कॉन्ट्रैक्ट होता गया और 180 से बोलो कितना हुआ, 160 हो गया। कितना हो गया बोलो? तो लगभग 4D वालों का और 5D वालों का साइज बोलो क्या हो गया, सेम हो गया। सोचो क्यों 5D वालों का साइज 4D वालों के बराबर ही है? सर लॉजिकली 5D वाले बड़े होने चाहिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए 5D वाले लॉजिकली क्या होने चाहिए, बड़े, बट उनका साइज उससे रिजेंबल क्यों कर गया? तो आप बोलेंगे सर इनका जो आउटर ऑर्बिटल 5D है उससे जस्ट पहले कौन सा ऑर्बिटल भरा गया, बोलो 4F भरा गया। अनुराग नहीं आ रही बात समझ में? और 4F क्या है बोलो, एक पुअर चिल्ड्रन, जिसके कारण साइज क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। इसको बुलाते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बुलाते हैं? एंड व्हाई इट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्शन 4F ऑर्बिटल की वजह से, किसकी वजह से बोलो, और 4F सीरीज का नाम लेंथेनॉइड्स होता है। नहीं आया समझ में? अच्छा क्या ये कॉन्ट्रैक्शन 6D सीरीज में नहीं लगेगी? बताना, 6D में नहीं लगेगी? लगेगी सर, क्योंकि 6D से पहले 5 में भरा गया सर, उधर तो और ज्यादा लगेगी, तो वहां पर भी एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको बोलते हैं एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं बोलो? सो अगर कोई तुमसे बोले कि व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? द फिलिंग ऑफ द 4F ऑर्बिटल बिफोर द 5D ऑर्बिटल, द फिलिंग ऑफ द 4F ऑर्बिटल बिफोर द 5D orbital results in the poor shielding, and hence the size of the 5D series elements gets reduced, and this is called lanthanoid contraction. नहीं आया समझ में? अच्छा बोलो व्हाट इज एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन? कल का भी हो रहा है, ब्लॉक का भी खत्म हो रहा है हमारे साथ साथ। व्हाट इज एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन? द फिलिंग ऑफ द 5F ऑर्बिटल बिफोर द 6D ऑर्बिटल रिजल्ट्स इन द पुअर शील्डिंग, एंड हेंस द साइज ऑफ द 6D सीरीज एलिमेंट्स गेट रिड्यूस्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इसी कारण से सर 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट्स का साइज क्या करता है, रिजेंबल करता है। समझ आ गया? तो क्वेश्चन सुन लीजिए, अब क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? आई थिंक मेरे को लगता है आप बता दोगे, द फिलिंग ऑफ द 4F ऑर्बिटल बिफोर द 5D ऑर्बिटल रिजल्ट्स इन अ रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? उसके बाद बोलता है जिरकोनियम का 160 है, हाफमोनियम का 159 है, बल्कि ये 4D 5D सीरीज से। रीजन पता है हमें? पता है? वो क्वेश्चन बोलेगा व्हाई जिरकोनियम एंड हाफमोनियम हैव द सेम साइज। हर्ष, जिरकोनियम हाफमोनियम का सेम साइज क्यों? आप रीजन देंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन सुन लीजिए, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? डन सर, डन सर, एक्टिव रहिए थोड़ा सा। Why the size of the 4D series and the 5D series elements are almost same? कर देंगे सर। Why zirconium and हाफमोनियम have the same size in spite they are belonging to the different series? सबका आंसर क्या है बोलो? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सबका आंसर क्या है बोलो? टॉपिक डन, समझ आ गया? ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बता दो जल्दी से मुझे, कह रहा है कि क्यों स्कैंडियम से जिंक में जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है जिंक की सबसे कम है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उसको तोड़ने में। अभी पढ़ा है, कुछ भी है, स्टोरी है। सो क्लास आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको जानते ज्यादा नहीं बचा हुआ। देखो मैं कहां पर हूं, 5वें पेज पे हूं, ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ इसके आगे। क्वेश्चंस है डायरेक्टली सुनते चलो, जितने क्वेश्चन आज बना पाए हम लोग। भाई आपके सामने टेबल है और इस टेबल से ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि +3 है इसका +4 है, इसका +5 है, इसका +6 है, इसका +7 और +2 है, इसका +2 और +3 दोनों होगा आई थिंक। यस दोनों ही है, +2 +3। देखो इस कोबाल्ट का भी +2 और +3 है, निकल का +2 है, कॉपर का +2 है और जिंक का +2 है। देखिए क्या है मैंने जिन पे मार्क करा है। देखो पहली बात तो मैंने जितने भी प्लस करके लिखे हैं ये इन सबकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे कि स्कैंडियम आप लोगों को सिर्फ एक ही तरह की स्टेट दिखाता है +3। कौन सी बोलो? यहाँ पर, क्योंकि स्कैंडियम के पास 21 का एटॉमिक नंबर है, ऑर्गन 4s2 3d1। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इस टेबल से, सुन लो कैसे कैसे। 4s2 3d1 यू ऑल नो दैट, है ना? तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, स्टेबल हो जाएगा।
अच्छा मैंने जो डब्बा बनाया है उस डब्बे का मतलब ये कि ये इसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट है। कौन सी स्टेट बोलो? मोस्ट स्टेबल। जैसे स्कैंडियम +3 ही दिखाता है और वही इसकी मोस्ट स्टेबल है। लेकिन बात करते हैं टाइटेनियम की, तो वो +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है, बट मोस्ट स्टेबल +4 होगी। वो आप लोग सोच सकते हैं ऐसा क्यों? इधर भाई टाइटेनियम के पास 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड आप भी समझ सकते हैं कि उसका मोस्ट स्टेबल +4 क्यों है, बिकॉज 4 लॉस करके वो अपने को स्टेबलाइज कर सकता है। फिर वही वेनेडियम कितने लॉस करके? 5, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 23 है। अरे आपको पता होना चाहिए 18 तक ऑर्गन होता है यार, ऐसा तो नहीं मुझे ये नहीं पता होगा। 18 तक ऑर्गन है, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन 20 हो गए और 21, फिर 18 तक ऑर्गन 2 इलेक्ट्रॉन 20 22, तो 4 लॉस करके स्टेबलाइज होगा। वैनेडियम कितने लॉस करके? 5, क्रोमियम कितने लॉस करके? 6, मैग्नीज कितने लॉस करके? 7, क्योंकि मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होगा बच्चों। 25 का मतलब होगा ऑर्गन 4s2 3d5। ध्यान दे सब बच्चे, तो 7 लॉस करके स्टेबलाइज हो सकता है या 2 लॉस करके भी हो सकता है, +2 और +7। अरे बोलो है कि नहीं? एक बात और बड़ी स्पेशल है, क्रोमियम में ना +3 भी स्टेबलाइज होता है? कोई बताएगा क्यों होता है? देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 4s2 वैसे तो आपको पता है इसमें एक्सेप्शन लगती है, वैसे ही क्या होना था? ध्यान दो प्लीज यार, वैसे होना था ये 4s1 3d5। 4s1 देखो भाई, मतलब 4s2 3d4 बनना था, लेकिन एक वहां चला जाता है। इतना यार याद होना चाहिए आप लोगों को, ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ा रहे टॉपिक। 4s1 3d5 होता है स्टार्स के ऊपर। अगर सोचो ये 6 लॉस करेगा तो स्टेबलाइज होना ही है, अनामिका 6 पे तो होना ही है स्टेबलाइज सर, क्योंकि 24 एटॉमिक नंबर 6 लॉस करते ऑर्गन बनेगा, इसका 25 अब 7 लॉस करते ऑर्गन बनेगा, इसका 23 अब 5 लॉस करके ऑर्गन बनेगा। तो ये तो समझ में आएगा, लेकिन इसका +3 स्टेबलाइज क्यों? क्वेश्चन पूछा था एग्जाम के अंदर, क्रोमियम का +3 स्टेबलाइजर 3 लॉस कराओ, एक 4s से जाएगा, हमेशा पहले 4s से जाएगा इलेक्ट्रॉन, 4s से जाएगा, फिर 2 जाएंगे 3d से, 2 जाएंगे 3 हो गए ना, एक वहां से 2 यहाँ से, क्या बचा? 3d3। क्या बचा? अब याद करो तनिष, 3d3 का मतलब क्या होता है? सर आपको पता है कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जब कंपाउंड बनाते हैं तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ये पढ़ा था कि उनका डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है 2 लेवल्स में, हो जाता है एक T2G लेवल और एक EG लेवल। अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारा T2G बोलो कैसा होगा? हाफ फील्ड, जो कि स्टेबिलिटी लाएगा। क्या लाएगा बोलो? क्योंकि स्टेबिलिटी तब आती है जब कोई चीज फील्ड होती है, बोलो क्या होती है? हाफ फील्ड होती है। तो या तो 3d10 पे स्टेबिलिटी है, द मोस्ट स्टेबल केस इज द D10, the next stable case is the D5, the next stable case is the D3। D3 क्यों स्टेबल है बोलोगे? D3 में भी T2G हाफ फील्ड होता है। T2G समझ नहीं आ रहा। क्रोमियम की +3 क्यों समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब मैग्नीज की +2 +7 क्यों आ रही है? समझ में आ रहा है सर, क्योंकि +2 पे वो 2 लॉस करके 3d5 बनाता है और 7 लॉस करके ऑर्गन बनाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब आयरन का +2 है +3, इनका सबको आपको याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा वो सुन लीजिए। एग्जामिनर आप लोगों से ऐसे क्वेश्चंस पास्ट में कर चुका है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है 3D सीरीज के अंदर जो अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट सिर्फ एक ही दिखाता है +3? तो आप बोलेंगे स्कैंडियम। बोलो स्कैंडियम। कौन सा ऐसा है जो +2 और +7 दोनों पे स्टेबलाइज होता है? मैग्नीज है। ऐसे याद करना पड़ेगा, इसलिए ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? ऐसे उसने क्वेश्चन पूछे हैं। अच्छा मुझे तुम बताओ, शुरू के 5 याद करने में क्या ही समस्या है यार? +3 +4 +5 +6 +7, सिंपल समझो। जैसे एटॉमिक नंबर 25 है, 7 लॉस करके स्टेबिलिटी आएगी। 24 है, 6 लॉस करके, बिकॉज़ ऑर्गन बनाना सबको। क्या बनाना बोलो? ऑर्गन। उसके बाद कहानी शुरू हो जाती है अलग से थोड़ी सी आयरन से, क्योंकि इनके बाद ना 3d6 बन रहा है, 3d7 बन रहा है, तो वो 1 या 2 लॉस करके भी हाफ फील्ड हो जाएंगे। 1 या 2 लॉस करके भी, अरे क्योंकि इनके बाद 3d5 में जब तुम 7 इलेक्ट्रॉन डालोगे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 लॉस करके 3d5 बन जाएगा, तो इसलिए उनका स्टेट फिर से कम आने लगा। नहीं है मेरी बात समझ में? अब मेरी बात को सुनना, तो बोलो। एक क्वेश्चन तो है टेबल से, दूसरा क्वेश्चन बहुत जरूरी। इस टेबल के अंदर आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी कि बीच वाले एलिमेंट्स, हर्ष, बीच वाले एलिमेंट्स के ऑक्सीजन स्टेट बहुत है, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स है, बट एक्सट्रीम एंड वालों की ऑक्सीजन स्टेट बड़ी कम है। उसकी +2 है बस, एक इसकी +3, उसकी +1 +2 इसकी कुछ और। क्यों ऐसा है? व्हाई डू देयर इज अ लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट पॉसिबल फॉर द एक्सट्रीम एलिमेंट्स? एक्सट्रीम एंड एलिमेंट्स के लिए क्यों बहुत ही कम तरह की ऑक्सीजन स्टेट पॉसिबल होगा? तो आप लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि सर दे हैव वेरी लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज व्हाई, बोल सकते हैं इसका, अब ये भी बोल सकते हैं, सिंस दे हैव वेरी लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो आइदर दे हैव वेरी लेस इलेक्ट्रॉन टू लूज और वेरी लेस इलेक्ट्रॉन टू गेन। बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन है तो लूज करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग गेन करते हैं, जिस कारण से इनका ऑक्सीजन स्टेट जो है बहुत कम होता है। मैंने यहाँ पर पढ़वाया भी था यार आप लोगों को, नहीं आ रहा यार? अरे भाई एनसीईआरटी में रीड आउट कराया होगा मैंने आप लोगों को ये चीज ना। कहता है व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन द ऑक्सीजन स्टेट ग्रेटर देन 2 फॉर द कॉपर निकल जिंक लाइक एलिमेंट्स? बच्चों इधर ध्यान दो, क्यों ऐसा है कि इन एलिमेंट्स के लिए आपको +2 या +3 से ज्यादा स्टेट नहीं मिल पाती? आप बोलेंगे सिंस दे कंटेन वेरी लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैंने इसका आंसर लिखवा रखा आप लोगों को, तो वो आप पढ़ लीजिएगा।
नहीं है, लेसर नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ना ज्यादा लूज करते हैं ना ज्यादा गेन करते हैं, इस कारण से इनका ऑप्शन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? पक्का? ठीक है, इसके बाद आना फिर पढ़ो why there is a lesser number of oxygen state possible for the extreme end elements of the series of the d block elements. Done sir, same है sir, ठीक है, आ जाओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला बात अभी नहीं करेंगे। इसका आंसर करो जल्दी से। Why fluorine has the, जितने क्वेश्चन बन जाए हम लोग से भी, why fluorine has the ability to stabilize the highest oxygen state। मैं क्लियर कर दूं एक कांसेप्ट, इन एलिमेंट्स की बड़ी ऑक्सीजन स्टेट, जैसे मैग्नीज की +7, आपको पता है मैग्नीज की +7 बड़ी है, क्रोमियम की +6 बड़ी है, ये बड़ी ऑक्सीजन स्टेट या तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के मिली है या फिर फ्लोरीन के साथ, या तो ऑक्सीजन के साथ, या जैसे तुम मुझे बताना अभी भी तुमने एक मॉलिक्यूल पढ़ा MnO4-, जरा बताना Mn की स्टेट कितनी थी उसमें, +7, सबसे बड़ी स्टेट ऑक्सीजन के साथ बैठी हुई है इसकी, ऑक्सीजन का कंबाइन करके मिली है। दूसरी सुनो, अगर बात करो क्रोमियम की Cr2O7 देखो +6 भी इसका किसके साथ मिला, ऑक्सीजन के साथ मिला। सबसे बड़ी स्टेट्स इनकी ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ है, क्या कारण है? देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब भी तुम सेंट्रल एटम से कोई बॉन्ड बनाते हो, तो वो एक तो जो बॉन्ड बनेगा, जो भी साइड में चीजें लगेंगी, एक तो अगर वो स्मॉलर हुआ, अगर वो एटम कैसा हुआ बोलो, तो उसको बेटर सराउंड करेगा। सोचो मैग्नीज के चारों तरफ एक बड़े एटम आपको लगाने हैं, बी और ऐसे लगाने, क्या ज्यादा लग पाएंगे? और देखिए भैया आपको समझना पड़ेगा, अगर मुझे मैग्नीज के ऊपर +7 लाना है, ध्यान सुना, +7 लाना है, तो मुझे 7 फ्लोरीन लगाने पड़ेंगे। कितने फ्लोरीन? क्योंकि हर फ्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन करेगा, तो उसके बाद तब जाके बोलो क्या आएगा, +7 आएगा। क्या आएगा बोलो? मुझे तुम बस इतना बता दो, क्या Mn के ऊपर 7 Br लगा सकते हो? क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज अगर Mn के ऊपर 7 Br लगाओगे तो उनका साइज इतना बड़ा है कि वो सराउंड नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के लिए आप 2 बातें लिखोगे, क्या? ढंग से सुनना, किसी भी एलिमेंट को पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट दिखानी है तो उसके साथ ऐसे एटम जुड़े हुए होने चाहिए जो एक तो साइज में छोटे हो, ताकि वो उसको बेटर सराउंड करे। फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर द स्मॉलेस्ट इन साइज। सेकंड चीज, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, क्या बोलो, ताकि वो उसकी प्लस ऑक्सीजन स्टेट को दिखा सके। तो आप क्या बोलेंगे, since fluorine and oxygen are smaller in size and of higher electronegativity, since they are of smaller size and higher electronegativity, they better surround the central atom and stabilize its higher oxygen states। नहीं आया समझ? फिर एक क्वेश्चन और बोला गया कि देखो मैग्नीज जब अपनी +7 दिखाता है ना, तो वो ऑक्सीजन के साथ ही दिखाता है, फ्लोरीन के साथ नहीं था। फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम मान लो MnF4 दिखाया है, मतलब फ्लोरीन के साथ +4 तो ही गया। क्या कारण है? देखिए सोचना पड़ेगा आपको, बहुत सिंपल सा रीजन है इसका। Mn को जब +7 दिखाना है ना, तो सिर्फ 4 ऑक्सीजन, मैं क्रोमियम का समझाता हूं आप लोगों को, क्रोमियम इजी लगेगा आप लोगों को समझते वक्त। ध्यान देना, क्रोमियम को अपना +6 दिखाना है, वो इसमें भी दिखा सकता है। देखो जरा, इसमें भी Cr3, बताना कितना स्टेट आएगा? ध्यान देना, +6। लेकिन अगर क्रोमियम को +6 फ्लोरीन के साथ दिखाना है, पता है क्या बनाना पड़ेगा? ढंग से समझो इस डिफरेंस को। अगर क्रोमियम को अपना +6 दिखाना है फ्लोरीन के साथ मिला के, तो 6 फ्लोरीन लगाने पड़ेंगे, बट ऑक्सीजन कितने लगाने पड़ेंगे? 3, सिर्फ 3, और वो +6 में बन जाएगा। तो क्रोमियम में तो 3 ऑक्सीजन लग जाएंगे ऐसे, कोई भी डिवाइड नहीं। और इसमें कैसे लगेंगे बोलो? 1 2 3 4 5 6 ऐसे लगेंगे। समझो मेरी बात को। तो हम बोलेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के पास ना मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी, क्या एबिलिटी बोलो? मल्टीपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। तो ये फ्लोरीन से भी ज्यादा बेहतर होता है किसी भी एलिमेंट की हाईयर ऑक्सीजन स्टेट को दिखाने में। समझे नहीं ना मेरी बात को? सभी एलिमेंट्स में सबसे बेहतर कौन से 2 एलिमेंट है जो इनके साथ इनके हाईयर ऑक्सीजन स्टेट को स्टेबलाइज करेंगे? मतलब जो +7 में होगा तो इनके साथ कौन मतलब जुड़ा हुआ होगा? तो बोलेंगे फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। Fluorine and oxygen are the elements which stabilize the higher oxygen state of these d block elements. And what is the reason behind this? Since they are of very high electronegativity and of smaller size, so they can better surround the central atom and stabilize their higher oxygen states. नहीं आई बात समझ में? नहीं आ रही। फिर बोलता है कि why oxygen has a more ability to form a जो हायर ऑक्सीजन स्टेट है, तो बोलो क्या? ऑक्सीजन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, है ना, जो फ्लोरीन के पास नहीं है। इस कारण से ऑक्सीजन जो है इनकी हायर ऑक्सीजन स्टेट को फ्लोरीन से भी बेटर स्टेबलाइज करता है, फ्लोरीन से भी बेटर। इन सब के मैंने आंसर लिखवा रखे हैं, अगर आप लोगों ने नोट्स में उस समय लिखे हो तो सारे आंसर्स मैंने क्लास के वक्त पे लिखवाए हैं आप लोगों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये क्वेश्चन भी समझ में आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलना इसका आंसर। Why the higher Mn fluoride is MnF4 whereas the highest oxide is Mn2O7? देखो ऑक्सीजन मैग्नीज की यहाँ पर +7 स्टेट है और यहाँ मैक्सिमम फ्लोरीन के साथ से +4 जा रहा है।
तो आप बोलोगे सिंस ऑक्सीजन हैज द एबिलिटी टू मेक अ मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि वो क्या बॉन्ड बना सकता है बोलो, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, इसलिए बस ये बेहतर है उससे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं है समझ में? ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग नेचर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं भी आपसे। ये वाला पढ़ना, why is the highest oxidation state of the metal exhibited in its oxides and fluorides only? मुझे लगता है जवाब मिल गया होगा आप लोगों को। क्लियर है? ये चीज नहीं कराऊंगा अभी क्योंकि आप लोग थक जाएंगे, कल कराऊंगा ये वाली चीज कल कराऊंगा। कलर्ड है, कॉम्प्लेक्सेस है और कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, मुझे जल्दी से कुछ छोटी मोटी चीजें जवाब दे दो बस। ये वाला थ्योरी पार्ट खत्म कर रहा हूँ, कुछ छोटी मोटी चीजें छोड़ दूंगा आज, वो तुम्हें कल कराऊंगा और कल बैक स्टेज भी कराऊंगा, ठीक है? लेकिन जितना आज कराऊंगा यार एटलीस्ट उतना जरूर पढ़ लेना। टुकड़ों में बीच बीच से पढ़ाया नहीं, मतलब थोड़ा बहुत छोड़ा बीच में से, लेकिन वो सारा हम कल कर लेंगे। तो मुझे जल्दी से कुछ जवाब दो, कलर्ड आयंस का क्या सीन होता है? इधर भाई रितिका 5 मिनट की बात हो गई। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, मुझे बताइए कि कलर्ड कब होती है? जिसने बोला स्कैंडियम होगा, वैसे ये क्यों स्कैंडियम 3+ और टाइटेनियम 4+ कलर्ड नहीं है, आर कलरलेस? देखिए हाँ बिल्कुल, एब्जॉर्ब करके इसका एक कांसेप्ट है सिंपल सा, आपको बताया जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके ऊपर व्हाइट लाइट गिरेगी। बच्चों प्लीज, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें व्हाइट लाइट गिरेगी। व्हाइट लाइट क्या होता है बोलो? विब्ग्योर। तो हमारा कंपाउंड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ से, कल सिखाऊंगा, इसकी बैक से दिया हुआ है। हमारा कंपाउंड इस विब्ग्योर में से या तो हायर वेवलेंथ वालों को अब्सॉर्ब कर लेगा, अगर हायर वाले अब्सॉर्ब करे तो लोअर वाले एमिट कर देगा, लोअर वाले अब्सॉर्ब कर ले तो हायर वाले एमिट कर देगा। बट किसी एक तरह के कलर्स को वो क्या कर लेगा? अब्सॉर्ब, या तो हायर एनर्जी वाले अब्सॉर्ब कर लेगा या लोअर एनर्जी वाले। आपको सर कैसे पता हायर एनर्जी लोअर एनर्जी? एनर्जी का मामला बोलो क्या होता है? hc बाय, जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उनकी एनर्जी कम होती है, और जिनकी वेवलेंथ कम होती है उनकी एनर्जी बोलो क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब आपको सर ऐसे क्यों चल रहा है कि कभी वो हायर वाले एनर्जी वाले अब्सॉर्ब कर रहे हैं? ढंग से सुन लो, 5 मिनट की बात है। हायर वाले अब्सॉर्ब कर रहे हैं, कभी वो लोअर वाले अब्सॉर्ब कर रहे हैं। सर आपको थोड़ा सा याद आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने पढ़ा है जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो स्प्लिट और के होते हैं बोलो किसमें? T2G लेवल और EG लेवल में, और इनके बीच में बोलो क्या होता है? एक गैप होता है। जो गैप डिसाइड होता है किस बात पर? सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या? अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो गैप बड़ा होता है, वीक लिगेंड है तो गैप। तो अगर मेरे पास नीचे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ध्यान सुनिएगा, नीचे कोई भी, सचिन नीचे कोई भी मेरे पास क्या है बोलो? अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो जब उसके ऊपर लाइट गिरेगी तो वह एनर्जी को अब्सॉर्ब करके बोलो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। कहां जाएगा बोलो? वो अपने T2G1 EG0 को छोड़ के लाइट के गिरने पर बन जाएगा T2G0 EG1। अब आप कहें सर कभी ये वाले अब्सॉर्ब क्यों करता है, कभी वो वाले? अरे यार कभी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, गैप बड़ा होता है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो ज्यादा एनर्जी वाले अब्सॉर्ब कर लेता है। आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में, विकास स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में कुछ सोचो कौन से तरह के कलर को वो अब्सॉर्ब करेगा? सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में गैप बड़ा होता है, ज्यादा एनर्जी वाले अब्सॉर्ब करेगा, लाइक वॉयलेट, ब्लू वाले, इनको अब्सॉर्ब करेगा, एमिट करेगा रेड वगैरह। वीक लिगेंड के केस में गैप छोटा होता है, तो जंप करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है, तो इनको अब्सॉर्ब कर लेगा, उनको एमिट कर देगा। समझ नहीं आ रहा सर? लेकिन अब्सॉर्ब करने के लिए, मान्य एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लिए देयर मस्ट बी अनपेड इलेक्ट्रॉन, देयर मस्ट बी। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ही ना हो तो कोई एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं होगी, व्हाइट लाइट आएगी, व्हाइट ही चली तो वो कलर नहीं दिखाएगा। कलर कोई भी, दोबारा सुनो, लास्ट बोल रहा हूं, कलर कोई भी कंपाउंड कब दिखाता है? कलर कोई भी कंपाउंड कब दिखाता है? सर जब उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है और वो व्हाइट लाइट में से कुछ स्पेक्ट्रम को अब्सॉर्ब कर लेता है, बाकी स्पेक्ट्रम एमिट कर देता है, तब वो एक्साइट होता है। एक्साइट करने के लिए उसको चाहिए होती है एनर्जी, तो उसमें से किसी स्पेक्ट्रम को रिमूव करता है, या तो हायर वेवलेंथ वालों को, या व्हाइट में से हायर रिमूव होगा तो लोअर वाला दिखेगा आप लोगों को, लोअर रिमूव होगा तो हायर वाला दिखेगा। समझ में आ गया? तो क्यों स्कैंडियम 3+ और टाइटेनियम 4+ कलर्ड नहीं है बताओ? क्योंकि इनके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन, और अनपेड इलेक्ट्रॉन का ना होना मतलब कि देयर इज नो एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम फ्रॉम द व्हाइट, एंड हेंस देयर इज नो। करवाई मैंने ये वाली चीज नहीं आ रहा, जल्दी से इस बात का जवाब देना पड़े। ये कंपाउंड्स क्यों, अब क्वेश्चन आता है व्हाई डू डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स? क्यों हमारा जो अगला चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थे उसमें सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा सोडियम जैसे बस एक ही वैलेंस दिखाता है +1, मैग्नीशियम से +2 दिखाता है, लेकिन इनके एलिमेंट्स की देखिए +2 +3 +4 +5 +6 +7 हर तरह की स्टेट दिखा रहे हैं। मींस दे हैव द एबिलिटी टू कंबाइन विद एनी ऑफ द स्पीशीज ना, क्योंकि ये बहुत तरह की स्टेट दिखा रहे हैं। किसको +2 चाहिए कर देंगे, +3 कर देंगे, +4 +5 +6, मींस
इसका आंसर आप लोग क्या करोगे, व्हाई दे फॉर्म अ वेरी लार्ज वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो आप लोग इसका रीजन दोगे सिंस दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये बहुत तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं एंड हैज द एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही बना सकते हैं। नहीं है बस में मेन आंसर होगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके बाद नीचे भी वही है, व्हाई दे आर वेरी गुड कैटलिस्ट, क्यों ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट हैं। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होते हैं, उसको उसकी रेट को बढ़ाते हैं, उसकी रेट को, तो ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट क्यों है, बिकॉज सर इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए ये बहुत सारे रिएक्टेंट्स के साथ कंबाइन होके उनको कैटलाइज कर सकते हैं। सोडियम से पूछोगे, सोडियम कहेगा मैं तो भैया सिर्फ Cl से कंबाइन होऊंगा, मैं तो बस इससे कंबाइन होऊंगा, मैं तो बस +1 ही दिखा सकता हूं और किसी तरह की स्टेट नहीं दिखा सकता, बट इनके पास तो एबिलिटी है +2 +3 +4 कुछ भी दिखाने की। तो ये एक बहुत अच्छे ना किसी से भी कंबाइन होने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना पाते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट हैं। दोनों का आंसर सेम है, दोनों का आंसर समझ में आ रहा है। मैं पूछूंगा भी आप लोगों से एक राउंड में, जल्दी से आपसे आपको जवाब देने पड़ेंगे सारी चीजों। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? नेक्स्ट, अरे बस ये खत्म है, लॉ इन्फॉर्मेशन इज द लास्ट, आपको पता है उसके बाद यार, ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, 2 मिनट की चीज है। देखिए कोई भी कंपाउंड, आप इसका फॉर्मूला देखो, वेनेडियम हाइड्रोजन, वेनेडियम 1 हाइड्रोजन 0.56, लवनीत वेनेडियम 1 हाइड्रोजन 0.56। कोई सोचेगा यार हाइड्रोजन ऐसा कैसे हो गया, एक हाइड्रोजन से कैसे हो गया, ये देखो ऐसे लिखा गया है, एक्चुअली में ऐसा है नहीं, मैं बताता हूं कैसा है। आप ये मान के चलेगी इसका क्रिस्टल है वेनेडियम वेनेडियम वेनेडियम, सुनना बड़े जरूरी क्वेश्चन है, ऐसा एटम है। अब क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को छोटे मोटे एलिमेंट्स नहीं, साइज में बड़े होते हैं इनके एलिमेंट्स, क्योंकि थोड़ा लेट शुरू होते हैं, आपको पता है किससे तो शुरू होते हैं, कार्तिक, तो कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है। साइज बड़ा होने के कारण जो इनके क्रिस्टल होते हैं ना, उसमें जब एटम्स भी अलाइंड होते हैं कनिष्का, तो इन एटम्स के बीच में गैप होता है, स्पेसेस होते हैं, और इन स्पेसेस के अंदर छोटे छोटे एटम आके वो लोग क्या हो जाते हैं, ट्रैप। छोटे एटम्स कौन, नाइट्रोजन छोटा एटम है, हाइड्रोजन छोटा एटम है, ऑक्सीजन छोटा एटम है, ये इनके अंदर आके ट्रैप हो जाते हैं। क्या होते हैं ब्रो, जैसे कि जगह तो है पूरी, इसमें से कहीं कहीं ऊपर आके कोई छोटे छोटे एटम्स बैठ गए। ऐसे कंपाउंड्स को पहली बात क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, क्या बोलते हैं इसको। लेकिन ये फॉर्मूला ऐसे क्यों बन गया, तो ऐसे मान के चलेगी जैसे बहुत सारे वेनेडियम थे, 100 वेनेडियम थे, बातें नहीं, उस पे 56 हाइड्रोजन ट्रैप होते नजर आए। हर 100 वेनेडियम पे एवरेजली 56 हाइड्रोजन ट्रैप है, 56 हाइड्रोजन। तो आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या बनाओगे कि एक वेनेडियम पे 0.56 हाइड्रोजन, क्या लिखोगे 0.56 हाइड्रोजन। इस तरह के कंपाउंड्स को बोलो क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या बोलते हैं, समझे नहीं यार, आप लोग क्या बोलेंगे, पढ़ के देखना एक बार। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोस व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक, नाम बोलो, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। जब किसी मेटल के क्रिस्टल के अंदर छोटे छोटे एटम्स आके ट्रैप हो जाते हैं, तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनता है उसको बोलो क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अच्छा, इनकी खास बात क्या होती है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत स्पेस बीच में था ना वो भी भर गया है, इस कारण से बड़े बड़े रिजिड हो जाते हैं। क्या होते हैं, बड़े रिजिड हो गए, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज हाई, दे आर वेरी हार्ड, दे आर वेरी हार्ड, दे आर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे रिटेन। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बाद मेटल कंडक्टिविटी होती है, तो होती है सर, ठीक है, इसके आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडक्टिविटी को फिर भी शो करते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं समझ में आया सर ये इंटरस्टिशियल क्या होता है, हाँ भाई पक्की बात है। एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज क्या होते हैं, जब दो अलग अलग मेटल्स का ब्लेंड बनाया जाता है दोस्तों, वो लोग क्या बोलते हैं, एलॉय। अब इससे एक बड़ा जरूरी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के अंदर एलॉय वाले से, सर क्या, एक तो याद रखना होता है कि जिन दो एलिमेंट्स को मिला के, जिन दो मेटल्स को मिला के आप एक नया एलॉय बना रहे हो, एलॉय जो बना रहे हो, एलॉय जैसे ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, ये मेटल्स नहीं है, आप मतलब आप जो ब्रोंज को ढूंढ लो पीरियोडिक टेबल में कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज़ ब्रोंज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेटल्स, समझ गए, ब्रास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मेटल्स। तो ये जो 2 मेटल्स के कॉम्बिनेशन से जो चीजें बनती हैं इसको क्या बोलते हैं, बोलो एलॉयज बोलते हैं। लेकिन एक बड़ी जरूरी चीज होती है जो आपको ध्यान रखनी है, दो मेटल्स का जब ब्लेंड मिलाया जाता है ना, उसको मेल्ट करके जब मिलाते हैं, तो ध्यान रखना होता है कि दोनों एलिमेंट्स का साइज ना बहुत ज्यादा डिफर नहीं करना चाहिए, दोनों मेटल्स का साइज बहुत डिफर नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक सोडियम हो और एक हमारा कोई कॉपर वगैरह हो जिसके साइज में बहुत बड़ा अंतर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। साइज इतना ही डिफरेंट होना चाहिए, सुन लीजिए मैं बोल रहा हूँ, जो 15% की रेंज में हो। कितने रेंज में बोलो, मतलब एक का अगर रेडियस 100 पिकोमीटर है तो दूसरे का तो 115 हो या 85 हो। मतलब मैंने बोला भी था एग्जांपल आप लोगों को कि 15% की रेंज में होना चाहिए दूसरे वाले का साइज, उससे ज्यादा डिफर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एलॉय नहीं बनेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लियर है। तो क्या बोलते हैं, an alloy is a blend of the metals prepared by mixing the components. Alloys may be homogeneous solid solutions in which the atoms of the one metal are distributed randomly among the atoms of the other. Such alloys are formed by the atom with the metallic radius that are within the about the 15% of each other. याद करो ये तीन चीजें। आपको बोला जाए ब्रास किस किस से मिलकर बना है, इंपॉर्टेंट है भाई, कॉपर जिंक गोल्ड मत जाना, याद करके जाना, ब्रॉन्ज कॉपर, ये दो ही दिए वैसे, दो ही याद हो गया, ये पोटेशियम ब्लैक। क्लियर हुआ।
जल्दी से कुछ बातों का जवाब दो, 1 मार्क मतलब आपको 1 वर्ड में जवाब देना है, कहानी खत्म है, ठीक है? जल्दी से जवाब देना भाई, मैं पूछ रहा हूँ। चलो सुनो खत्म हो गई हर चीज। जितना आज हमने करा ये लगभग मोर देन 70% डीप ब्लॉक है, मोर देन 70%, ज्यादा ही है, 75% से ज्यादा है। थोड़ी बहुत चीजें बची हैं बीच में, वो मैं आपको कल करवाने वाला हूँ, लेकिन मुझे कुछ चीजों के जवाब देना शुरू करो। क्लास लास्ट चीज है एक्टिव थोड़ा सा। मुझे बताओ पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशंस क्लियर थी आप लोगों को? प्रिपरेशंस क्लियर थी, उसकी ऑक्सीडाइजिंग एक्शंस क्लियर थे आप लोगों को? क्या है उसमें डाइक्रोमेट और क्रोमेट में फर्क समझ लेना। फिर परमैंगनेट वाला सेम ऑक्सीडाइजिंग एक्शन वगैरह डन है, पढ़ लीजिए सुबह जाके। अब कुछ बातों को जवाब देना शुरू करें, जैसे कि क्वेश्चन बोलता हूँ आप लोगों को आंसर करना। क्यों स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिंक नहीं है? क्योंकि सर स्कैंडियम पार्शियली फिल्ड है, जिंक फुल फिल्ड है। क्यों कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन नहीं है? क्योंकि वो भी फुल फिल्ड है। वो भी बोलो क्या है सर? जिंक कैडमियम मरकरी ऐसे आते हैं, जिंक कैडमियम मरकरी 3d10 एक 4d10 और एक 5d10, हर अपनी सीरीज के फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं काउंट होते। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा मुझे बताइए, क्यों किसी भी सीरीज के मिडिल में ही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज्यादा है? सिंस एट द मिडल ऑफ एवरी सीरीज देयर इज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हैज दे हैव अ वेरी स्ट्रांग इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन एंड हैज दे हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। फिर वही तीसरा क्वेश्चन बनेगा, कहेगा व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट इज मैक्सिमम इन द मिडल ऑफ द एवरी सीरीज। सर सेम क्वेश्चन, व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट इज लो फॉर द एक्सट्रीम एंड एलिमेंट्स, व्हाई जिंक हैज अ वेरी लेसर मेल्टिंग पॉइंट। बोल दो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है? नंबर 1। सारे सवालों के जवाब एक ही बन रहे हैं, नहीं आ रही बात समझ में? उसके बाद चौथा क्वेश्चन था व्हाट इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, क्या होती है? द फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल बिफोर द 5d ऑर्बिटल रिजल्ट इन द डिक्रीमेंट ऑफ द साइज ऑफ द 5d सीरीज एलिमेंट, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। What is the consequence of the lengthened contraction? Lengthened contraction से हुआ क्या consequences हुए? So the size of the 4d series element and the 5d series element become same. Why zirconium and ammonium have a same size in spite they are belonging to a different series? Lengthened contraction. Why the size of the 4d series and the 5d series is almost same? Lengthened contraction. What is actinide contraction? The filling of the 5f orbital before the 6d orbitals result in the decrement of the size of the 6d orbital, that is called actinide contraction. Which contraction is more, actinide contraction or lengthened contraction? Actinide contraction, क्योंकि इसमें 5 की और पोअर शेडिंग होगी। समझ नहीं आ रहा? बने ना 6-7 क्वेश्चन यहाँ पर अपने अभी। फिर आप लोगों को क्या याद करना था? उसके बाद याद करना था ऑक्सीडेशन स्टेट का टेबल। पहले 5 तो वैसे ही याद हो रहे हैं, +3 +4 +5 +6 +7 हो गया भाई। क्रोमियम का +3 बताओ ज्यादा स्टेबल क्यों है? T2G हाफ फिट, T2G हाफ फिट। फिर इसमें एक बड़ा मेजर क्वेश्चन बोला गया है इधर भाई, क्यों एक्सट्रीम एंड के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट बड़े लेसर नंबर्स में है? तो सर सिंस दे हैव अ वेरी लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई दे कैन नॉट शो मोर नंबर। एक नंबर का ही आता है क्वेश्चन, आप सोच रहे कि आपको बहुत बड़ा कुछ नाम कहानी मत लेकर आते पेज की। एक नंबर का ही एक पार्ट आता है, ऐसे पार्ट बन के आएंगे, 3 पार्ट बन के आएंगे, 3 नंबर का बन गया, 5 पार्ट बन गया, 5 नंबर का बन गया। तो हर एक नंबर का क्वेश्चन है, बस एक नंबर में एक ही लाइन सटीक लिखनी थी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसे ही लिखना होता बस। क्लियर हुआ? क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है? क्यों बीच वालों के लिए ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है? सर जवाब ये है। क्यों एलिमेंट्स की जो हाईयर ऑक्सीजन स्टेट है वो उनके फ्लोरीन और ऑक्सीजन में स्टेबलाइज होती है? क्योंकि सर ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, सिंस दे कैन बेटर सराउंड द सेंटर एटम एंड स्टेबलाइज देयर हाईयर ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ज्यादा एबिलिटी किसके पास है? क्यों है? ट्रिपल बॉन्ड्स। क्लियर हुआ? मुझे बताओ जरा, क्यों ये कंपाउंड्स बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के लिए जाने थे? बहुत सारे वैरायटी में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं? मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं। क्यों ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट हैं? क्योंकि मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट्स दिखाते हैं। समझ में आ रहा है? क्यों स्कैंडियम 3+ में कलर नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है? समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं आ रहा समझ, पक्की बात है। उसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? सर जब कभी भी किसी भी बड़े एटम्स के बीच में छोटे एटम्स ट्रैप हो जाते हैं तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होता है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और इन कंपाउंड्स को बाकी कंपाउंड से कैसे थोड़े से अलग होते हैं, ये हार्ड होते हैं ज़्यादा, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एलॉयज आपको समझ में आ चुके हैं, 2 मेटल्स का ब्लेंड बना के बनता है। अब जितने सारे मैंने क्वेश्चंस बोले हैं, लगभग मैंने 10-12 क्वेश्चंस बोल दिए, 3-4 तरह के क्वेश्चंस और बचे जो पता है आप लोगों को। चैप्टर मोटे-मोटे तौर पे तो समझ में आ गया ना, जिस चैप्टर से हम थोड़ा सा डीप ब्लॉक्स में घबराते हैं बच्चे एक्चुअली में। लेकिन अभी जो हमारा लगभग 2 घंटे क्लास हुई है, आपको ठीक ठाक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कर लोगे इस चीज को या नहीं कर पाओगे? पक्का इसको घर जाके प्रिपेयर करो। कल सुबह जब क्लास जब होगी ना, तो कल थोड़ा सा मैं जल्दी रखूँगा, ठीक है? कल देखो मेरे को कहीं जाना है, कल दोपहर में बहुत ज़रूरी काम से, तो मैं आप लोगों की सुबह ही 8 बजे रखूँगा।
ठीक है, और मैं बिल्कुल टाइम पे आ जाऊंगा, चिंता मत करो। कल आप लोग भी टाइम पे आ जाना, बिल्कुल मैं आपको 5 मिनट पहले मिलूंगा, ठीक है। आज मैं किसी वजह से लेट हो गया। ए क्लास, तो कल 8 बजे बुलाऊंगा, कर लोगे मैनेज? कल कराऊंगा इसकी बैक एक्सरसाइज। ज़्यादा समय नहीं लगेगा कल, मुझे लगता है बस 1.5 घंटा लगेगा। इसकी बैक एक्सरसाइज और इसके और जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बचे होंगे, मतलब पूरा डी ब्लॉक पैक करा दूंगा। क्लियर है? कर लोगे? घर जाके आज ही पढ़ लो डी ब्लॉक जितना कराया।